अपने तमाम सुनने वालों का FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिट शोबे की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमेशा की तरह आज भी ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, गुड होंगे, गार्डन होंगे। और आज आपको बताया कि आज हमारे इस हफ्ते का दूसरा प्रोग्राम है। कल एक प्रोग्राम था जिसमें कल हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से शायर, मज़ाहिया शायर थे हमारे साथ, अब्दुल हकीम नासिफ साहब। और आपको बताया कि कितनी ज़बरदस्त शायरी उन्होंने सुनाई थी और क्या तो शायरी और क्या खूब शायरी सुनाते हैं कि उनका अंदाज़ जो है पढ़ने का और सुनाने का, उसे देखकर वैसे ही लोग मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और मुस्कुराहटें बहुत बिखेरते हैं वो। और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आप सब ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया आप सब की मोहब्बतों का। कोशिश यही होती है कि भाई आप सब जो हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो जो वक्त हमें मिला है वो एक अच्छा वक्त हो और यादगार लम्हा बन जाए ज़िंदगी का। कोई पता नहीं ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी शो हो, कोई पता नहीं, क्योंकि सांसों को कुछ पता नहीं है, इंसान का अपना कुछ अख्तियार नहीं है और ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अब उसने कब तक ज़िंदगी दी और कब तक नहीं दी ये सिर्फ वही ज़ात जानती है, क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमें बनाने वाला है, वही हमें भेजने वाला है और वापस भी हमें वही जाना है। तो अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और हमारे आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि अब तो सोशल मीडिया है और फिर जब से अगर जब वीडियो जब नहीं थी तो जब तक तो ये सिलसिला था कि जी ये होता था कि जी मैं बताता था और एक थोड़ा सा तजस्सुस भी होता था और बड़ा घुमा फिरा के कि जी कौन होगा, आवाज़ सुना दी, ये कर दिया। अब जब से वो वीडियो पे जाने लगा है, लाइव वीडियो, तो बंदा सामने बैठा तो ऐसे पता चल जाता है कि यार फिर ये होता है यार शोबे साहब छोड़ें, सारी तकरीरें छोड़ें, हम तो देख लिया कौन है यार, अब प्रोग्राम शुरू करें। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान बहुत प्यारे से हमारे टीवी अदाकार हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में इनको आप देख भी रहे हैं और देखते रहे हैं। बहुत सारे ड्रामे इन्होंने किए हैं, बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं ये और आज भी ड्रामेबाजी करने के यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अफराज रसूल। खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शोबी भाई? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देखें ड्रामेबाजी से ज़्यादा मुश्किल काम ये है जो इस वक्त आप कर रहे हैं। ये मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है, मैं इस तरह से लाइव शो में इतना सारा बोल नहीं सकता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, असल में हर काम अपनी जगह देखा जाए तो मुश्किल ही है। हर काम, मतलब जो काम आप पहली बार आपने नहीं किया ना, पहली बार करने के लिए जा रहे हैं आप, वो मुश्किल होगा। अच्छा, जब आप वो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली आप चले जाते हैं उसमें और वो काम आपकी समझ में आ जाता है, फिर कहते हैं यार ये कोई काम है यार, ये कोई काम है यार। मतलब आप माशाल्लाह आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो अब जब एक्टिंग आप इतने सारे रिप्लेस कर चुके हैं और इतने सारे कैरेक्टर कर चुके हैं, अब आप कहीं भी कहते हैं यार अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर आ जाए आपके सामने और नया बोले यार अफराज ये आपने करना है यार, बस मैं तो समझा पता नहीं तुमको क्या बड़ी निकाल के लेकर ये क्या यार, ये तो कुछ भी नहीं यार, इससे अच्छे रोक तो मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ये जुमले होते होंगे आपके नहीं? अच्छा, मेरे भी जहन में ये होता है कि अब जैसे कोई भी आरजे है तो मुझे लगता है कि शायद घर से होमवर्क करके आते होंगे कि आज किस पॉइंटर्स बनाते होंगे कि किस तरह से बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता आपको देख के कि आप पॉइंटर्स बनाते भी मैंने पहले दिन से पॉइंटर नहीं बनाया, मतलब 24 साल पहले भी मैंने पॉइंटर नहीं बनाया। 24 साल बाद तो चलो एक होता है तजर्बा हो जाता है, मगर मैंने 24 साल पहले भी पॉइंटर नहीं बनाए। मैं अपने वो सारे पॉइंटर मेरे जहन में ही होते हैं। मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये होता है कि आप जब बैठे हैं यहाँ पर और जब आप अपने जहन में सोच कर आगे कि मुझे कुछ करना है, जब आप ये सोच लें किसी भी काम के लिए अफराज के मुझे करना है, तो फिर वो करे आप कर गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप ये सोच लें यार मैं चाहूँगा यार होगा या चलो देखते हैं, देखते अच्छा जहाँ पर ये आ जाए ना थोड़ा सा देखते हैं यार पता नहीं यार होगा, चलो ट्राई तो करते हैं यार, तो वो ट्राई में फिर वो ज़रा सा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर आप नहीं होने चाहिए। तो फिर बस ये तो लाजिम होता है ना, उसके बाद फिर आप नहीं कर सकते हो। फिर वो कहते हैं कि पहाड़ बन जाता है आपके लिए कि यार इस पहाड़ पे ये इतना ऊंचा पहाड़ नहीं यार, बड़ा मुश्किल है यार। और जहाँ आप सोचें यार ये क्या कुछ भी नहीं यार, ये मैं अभी गया और यूँ आया करके वह प्रोग्राम, और यही मैंने हमेशा सोचा है। और मेरे वालिदैन की तरबियत भी ऐसी रही है और ख़ास तौर पे फिर अभी जब आपके खालू का जिक्र चला था बिल्लू भाई का, तो मतलब वो अगर हयात होते आज अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे, अगर वो हयात होते तो शायद वो आपको यही बात कहते कि यार शोबी के लोग मसला यहाँ पे शोबी तो बस शोबी ने तो ये शो कर दिया, शोबी ने ये कर दिया, शोबी ने ये कर दिया, एक्सटेम्पो। हाँ वो बस वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे माशाल्लाह। वो तो शुरू से मतलब 24 साल पहले से वो मुझे जानते थे।
24 साल बाद तो बहुत दूर की बात थी। बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत के बहुत ही नाइस आदमी। और अब देखें आप यहाँ बैठे आए, पता चला कि आप उनके भांजे हैं। मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था वाकई। और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया जब मैंने काम शुरू किया था। और वो उन चंद लोगों में से थे जो ये बिलीव करते थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ अदाकारी में। उनको ये भी पता था कि इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं कर सकता, सही बात है। अच्छा, ये वो हकीकत है, मतलब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वाकई जो है बच्चों के बारे में जान सकते हैं, बच्चों की नेचर से, बच्चों के मतलब जो एक उनका तौर तरीका है उससे पता चल जाता है कि यार ये क्या कर सकता है ये। तो वो कहते हैं ना, वो एक मिसाल है बड़ी बूढ़ों की कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो आप बचपन से ड्रामेबाज हो? मतलब बिल्कुल, बचपन से ड्रामेबाज, स्कूल में भी ड्रामेबाजी की बहुत ज़्यादा। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो कभी कभार ऐसा होता था कि कोई टीचर क्लास में नहीं आते थे, एब्सेंट होते थे। तो बच्चे जो थे क्लास में वो सब मुझे कहते थे कि यार फलां टीचर की नकल करके दिखाओ, फलां टीचर की। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कितनी अच्छी एक्टिंग करता हूँ उनकी, लेकिन जब मैं ऐसी मजाक में करता था तो वो सब हंसते थे। अभी नहीं यार, अभी तुम तो बिल्कुल वही लग रहे हो, तो ये जो आपस में होता था, वहाँ से वो मज़ा लगा मुझे। तो मुझे पता चला कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, थोड़ी सी करता हूँ और सबको इतनी पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा सोचा जा सकता है कि कुछ ऐसा हो। सही। और बस फिर उसके बाद करना शुरू किया। और फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो ये तो मैं डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टिंग करनी है। मैंने जब से होश संभाला, छोटे में जब मैं टीवी देखता था तो मुझे लगता था इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सच है। जब मुझे ये पता चला कि नहीं, ये प्रोफेशन है और ये एक्टिंग है और ये सब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उस तरह से होता है, तब मेरे अंदर एक शौक पैदा हुआ कि यार अब मुझे इस काम को सीरियसली लेना है। लेकिन ये बात मैं सिर्फ अपने दिल तक ही रखता था, किसी से कहता नहीं था। एक दफ़ा डरा के मैंने अपनी वालदा से जिक्र कर दिया था, तो उस पर उन्होंने कहा था नहीं बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते, आप एक्टिंग क्यों करेंगे, आप पढ़ेंगे। ऐसे तो अभी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो वो समझती थी कि शायद हाँ सही बात है कि वो कैसे जब बर्दाश्त हो गया कह रहा है कि मैं एक्टिंग कर लूँगा पढ़ाई की वजह से और ये वो मार्क्स कम हो गया, ये हो गया। बिल्कुल। और वो ये भी सोचती थी, इस बात से डरती थी कि कहीं ये मैं अपने वालिद साहब से डिस्कस ना कर दूँ ना गलती से भी। अच्छा। तो वो उसको फ़ौरन दबा देती थी, कहती थी कि नहीं इस तरह नहीं सोचो, तुम पढ़ोगे इंशाल्लाह और सब अच्छा ही होगा। पर मैं दिल में ये सोचता था कि ठीक है पढ़ के दे दूंगा जितना पढ़ सकता हूँ, लेकिन करना मुझे ये करना यही है मुझे। बड़ा आहिस्ते आहिस्ते करके खूब हंगामा करके घर में फिर जाके मुझे बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली। लेकिन उस पर भी काफ़ी मेरे जो फादर थे वो ज़रा कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि उन दिनों इतने चैनल शुरू में नहीं थे। शुरू में तो उसे वो पीटीवी था और पीटीवी के बाद जब शुरू में जब चैनल आए तो 2000 तक में 2000 के बाद की बात है ये सारी। तो उसके बाद एक चैनल मेकर आया था, फिर उसके बाद फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। अच्छा, फिर वो चैनल आ गए तो उस वक्त भी ये जो एंटरटेनमेंट के चैनल इतने ज़्यादा नहीं थे। शुरू में न्यूज़ चैनल ज़्यादा आई, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आए, फिर वो काम निकलना शुरू हुआ। तो फिर वो ये सारे सिलसिले बाद में जब ज़्यादा चैनल हुए और ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट के हवाले से जब जो है फिर वो मतलब एयरवाई तो डिजिटल था, फिर उसके बाद जियो का चैनल इंडस से मेरे ख्याल से पहला फर्स्ट प्राइवेट चैनल पहला सबसे पहला। और यहाँ पर जितने आप देखा जाए, जितने लोग ज़्यादा अगर सीनियर देखा जाए तो वो सारे इंडस के ही निकलेंगे ज़्यादा। बिल्कुल इंडस के ही, मतलब इत्तेफाक से इंडस पे एक दो मैंने भी काम किया था इंडस में शुरू में, इंडस विजन पे। इंडस विजन पे अच्छा, मेरा तो इंडस विजन के उससे पहले भी एनटीएम के दौर में पसे आना, फिर बहुत ज़्यादा पसे आना बहुत सारे किए थे रूबीना के साथ। खैर बहरहाल, तो आपका पहला जो है वो जब ये इसके बाद प्रोफेशनली आप जब फील्ड में फराज, तो पहला कौन सा ड्रामा था या कैसे मतलब प्रोफेशनली कैसे पहुँचे आप? एक देखिए क्योंकि मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट थे नहीं इतने कि मैं किसी के थ्रू कोई सोर्स लगवाऊँ, कोई ड्रामा भेजा। तो इत्तेफाक से मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर था असफर अली, उनसे ईमेल के थ्रू मेरी बात हुई। तो जब मैं उनको ईमेल लिख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि यार काफ़ी सारे लोग उनसे यही बात कर रहे हैं कि मैं चांस सही है। तो ऑर्किड उन दिनों एक फेसबुक तो वहाँ मैंने देखा कि सारे यही बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी लिख दूंगा तो कभी रिप्लाई नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार एक्टिंग का शौक है, मैं उनसे क्या ऐसा कहूँ कि मुझे बुला तो नहीं कम से कम बुला लें। अच्छा, उन दिनों उनका प्रोग्राम सब सेट है बहुत पीक पे था। तो मैंने सोचा यार मैं इनसे ये कहता हूँ कि मैं एक राइटर हूँ और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैंने कहा वो एक डायरेक्टर है तो शायद ये वाह। तो मैंने कहा मैं एक राइटर हूँ, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है उसको पिच कहाँ करना है। तो प्लीज़ अगर आप मुझसे मिल सकते हो तो ये मैंने उनको ईमेल की। वहाँ से उनका रिप्लाई आया, उनका नंबर उन्होंने दिया, उनका कॉल।
बस जब उनका नंबर आ गया तो मुझे खुशी भी हो रही थी और साथ साथ मैं घबरा भी रहा था कि यार ना मैं राइटर हूँ, ना मेरे पास कोई आइडियाज़ है, मैं बात क्या करूँगा करूँगा क्या। तो मैंने उनको फ़ोन किया और अब आप देखें उनकी इतनी अच्छी बात कि उन्होंने मुझसे फ़ोन पे नहीं पूछा कि तुमने क्या आइडियाज़ है मुझे बताओ, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं पहले बात करके देखते हैं यार ये बंदा है कि हाँ सही भी है, काम का भी है कि नहीं ऐसी है। उन्होंने छूटते मुझसे कहा कि ये मेरा एड्रेस है, मैं तुम्हें SMS कर रहा हूँ, तुम घर आ जाओ। तो फिर मैंने अपनी वालदा को बताया तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुई। उन्होंने कहा मैं तुम्हें मना किया था। मैंने कहा मैं एक चांस लेने में क्या हर्ज है, इतने बड़े डायरेक्टर मुझे बुला रहे हैं, मुझे मिल लेने दें, मैं जो आप कह रही हैं उसी तरह से होगा, लेकिन मुझे एकदम मुलाकात तो करने दें। सही। फिर मेरी वालदा ने छुप छुपा के, मैं छोटा था 18-19 साल का था, और बस से मैं उनके पास गया, उनके पास जाके बैठा, उनसे बात की और उनको जाके मैंने बोला कि उनसे मैंने सॉरी किया। मैंने कहा देखें मैं एक एक्टर हूँ और मैंने आपसे एक छोटा सा झूठ बोला था, मैंने उनसे सॉरी वॉरी की इस पर। तो वो हंसने लगे और कहने लगे जब तुमने ये बात लिखी थी ना, मैं उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक एक्टर हो, अगर मुझे कोई शक होता मैं तुम्हें बुलाता ही। हाँ सही बात है। वाह। उसके बाद मेरे उनसे कोई आधा पौन घंटा गप लगी और अल्लाह का शुक्र है उनको मैं समझ आ गया, उनको लगा कि हाँ कुछ है, कुछ कर लेंगे। तो उन्होंने पूरा मुझे जांचा, मेरे बारे में पूछा कि क्या कर रहे हो, किस तरह से, फादर क्या करते हैं। फिर उसके बाद वो मुझे अपने अपार्टमेंट से अपनी गाड़ी से ड्रॉप किया, उन्होंने मुझे टैक्सी के किराया दिया, फिर मैं घर पहुंचा। फिर मैंने जाके जब वालदा को ये बताया कि मुझे इस तरह का रिस्पॉन्ड मिला तो थोड़ा सा उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा इसका मतलब कुछ है, कि वो खुद जज नहीं कर पा रही थी। सही बात है कि फिर ये बड़ी लंबी कहानी है। फिर इस तरह नापा का जिक्र हुआ तो मैंने अपने वालिद साहब को बताया कि एक एकेडमी आई है नापा, बिल्कुल अभी 1 साल ही हुआ था उसको, शुरू हुई थी जब। तो मैंने उसका फॉर्म वगैरह लाके उनको दिया और उसका जो ब्रोशर था वो दिखाया उनको कि इस तरह से अच्छा इत्तेफाक से वहाँ पे जो एक्टर्स पढ़ा रहे थे मेरे फादर उनके बहुत बड़े फैन थे। अच्छा। तलत हुसैन, सियामुद्दीन, राहत काज़मी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये मैं इस तरह के नाम लूँगा उनके सामने तो अच्छा इंप्रेशन। सही बात है। लेकिन बदकिस्मत कि मेरे भाई ने भी इसी तरह से MBA किया और जो इस तरह से मेरे फादर चाहते थे उन्होंने इसी तरह पढ़ा, वो बहुत खुश थे। अच्छा मुझे लेके परेशान भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने इंटर किया था और फर्स्ट ईयर में कुछ पेपर्स हो गए, फिर सेकंड ईयर में सारे क्लियर किए। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे मिलवाना पड़ेगा इनको असफर भाई से। तो फिर वो असफर भाई बेचारे इतनी, वो क्लिफ्टन में रहते थे, मैं नॉर्थ नाज़ाबाद में रहता था, वहाँ से ऑल द वे वो घर आए और मेरे फादर से मुलाकात की, उनको कन्विंस किया और उनको ये बात समझाई कि देखें ये पढ़ तो लेगा जो आप कह रहे हैं, उसके पास में नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन ये उतना नहीं कमा पाएगा, ये लिमिटेड होके ही कमा सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना वहाँ पर। बिल्कुल। और ये बड़ा ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिमाग आपका जो वो इधर लगा हुआ है, वो वालिदैन की वजह से आप उधर तो लग तो जाओगे मगर वो कर नहीं पाओगे जो जहाँ जाना चाहिए आपको। बिल्कुल, क्योंकि आपकी पसंद की चीज़ नहीं है नहीं, बहुत ज़रूरी होता है, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। तो अब यही इसीलिए कहते हैं कि आप कभी बच्चे पे अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते, आपको बहुत देखना पड़ता है कि वो क्या चाहता है ज़िंदगी में। तो खैर वो कन्विंस हो गए उनसे, क्योंकि वो उनको टीवी पे भी देखते थे लाज़िम तो उनको लगा कि ये इतना बोल रहे हैं तो उसका मतलब कुछ हो गई मेरे लड़के में। जब भी मतलब ये घर आ भी गए और समझा भी रहे हैं, और ये वरना आदमी आए घर ही क्यों आता है वो। बिल्कुल। तो फिर तो इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये स्पॉन्सर नहीं करूँगा, इसके पैसे नहीं दूँगा। अच्छा। अगर आप BBA करेंगे तो मैं इसके लिए कर लूँगा, लेकिन इसके नहीं दूँगा। तो मैंने फिर उनको बताया असफर अली को, मैंने कहा वो पैसे नहीं दे रहे हो, कह रहे हैं कि मैं नहीं दूँगा। तो उन्होंने कहा था उसको छोड़ो, तुम जाके पहले ऑडिशन तो दो, क्लियर होगा तो बात है ना आगे। सही बात। अब पैनल पे इतने बड़े एक्टर्स बैठे हुए हैं थिएटर के, तो फिर मैंने वहाँ नापा गया, वहाँ से फॉर्म भर के स्क्रिप्ट लेकर घर आके उसको याद किया पूरा, फिर जाके मैंने वहाँ परफॉर्म किया और मेरे हिसाब से मैंने बहुत बुरा किया था। और जब मैंने ऑडिशन देकर बाहर आया तो ज़ाहिर है इंसान को पता चल जाता है सही कि उसने कैसा किया है। तो मुझे पता था कि मैं लाइंस भी भूला, मुझे पता है मैंने फंबल भी किए और मैं उस तरह से डिलीवर भी नहीं कर सका जिस तरह से मैं कर सकता होना चाहिए। मैं जब एंटर हुआ था तो मैं उनको, जब मैंने सामने बैठा हुआ देखा, मेरी ज़िंदगी का पहला ऑडिशन था, मैंने ज़िंदगी में कहीं ऑडिशन नहीं दिया था, पहली दफ़ा इतने बड़े बड़े एक्टर्स के सामने दे रहा था, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अब आ ही गए तो बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं कर आया तो मैंने अपनी वालदा को बताया और असफर को भी बताया कि मेरे हिसाब से मैं नहीं कर पाया उस तरह से, लेकिन चले देखते हैं क्या होता है। लिस्ट लगी और मेरा नाम आ गया। क्या बात है। मुझे नहीं समझ आया कि क्या क्राइटेरिया, क्या चीज़ उन्होंने देखी, क्या देख कर उन्होंने मतलब उसमें मुझे ओके किया वो। फिर बाद में मुझे पता चला
कि अच्छा फिर उसके बाद जब मैंने उनको बताया असवाई को कि हो गया, तो फिर उन्होंने फिर मेरी सेमेस्टर की फ़ीस दी। उन्होंने कहा तुम पढ़ो यहाँ पे। अच्छा। वहाँ 2-2.5 साल पढ़ना हो। अच्छा। तो बस उन्होंने 6 महीने ही पढ़ाया था असवाई भाई ने, कि उसके बाद ही फिर मेरे मामू ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मेरे मामू ने मुझे पढ़ाया। और 2-1.5 साल के बाद मुझे ये बात पता चली, अरशद महमूद वहाँ पे होते हैं, उन्होंने मुझे बात बताई कि आप तो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे। सीट्स जो सेलेक्ट हुए थे उसमें से एक आध लोग मिस हो गए थे, वो नहीं आए थे। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा देखा तो उसमें भी मेरा नाम आया। और जो मिनहाज अली अस्करी थे जो आरजे, वो उन्होंने भी अप्लाई किया था। तो हम 2 वो थे जो उसके बाद उन्होंने हमें मतलब वो यूँ कि समझ ले कि वो जगह पुर करने के लिए कि वो जो 2 लोग मिस हो गए, हाँ। अब वो 2 सीटें खाली रहेंगी तो उसकी जगह 2 मतलब जो करीब के हैं उनको निकाल दो। बिल्कुल 20 स्टूडेंट्स थे, 18 थे, 2 मिस थे जो नहीं आए। तो उनकी जगह पर हमें कॉल कर बुला लिया। हम समझे लिस्ट में नाम आ गया तो हमारा हो गया। तो हमें उस वक्त मुझे उसको ये बात रियलाइज़ हुई कि अच्छा मैं इस चीज़ के भी लायक नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे इतने बड़े टीचर्स के सामने उनके साथ पढ़ने को मिल रहा है, वो मुझे पढ़ा रहे हैं। तो मैं पूरी इंटरेस्ट। अच्छा, ये पता कि ये बात वही बिल्कुल उसी तरह हो जाती है अफराज के, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो सोचा वो अल्लाह ही को पता है ना। और वो जब वो तमाम अल्लाह ने, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि मैं रेडियो पर मतलब बोलूँगा बैठ के। मेरी शुरू से बचपन से सोच अलग थी और मैं बहुत कुछ करता रहा, पढ़ाई के साथ क्या करता रहा, मैंने कभी नहीं सोचा। मगर मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तो मेरी पहचान बन गई। बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला ने खुद वो सबब और वसीले सारे बना देता खुद, क्योंकि वो लिखा वही हुआ हमारे लिए कि भाई यहाँ पहुँचकर जहाँ दुनिया मुझे पहचानेगी वो ये जगह है, इस पॉइंट पर जाना है। तो इस पॉइंट के लिए तमाम रास्ते अल्लाह ताला खुद ही बना देता है कि यहाँ से छोड़ के इधर चले गए, मुझे जाना इधर था मगर मैं इधर चला गया, इधर से ये हो गया, घूम गया और यहाँ पहुँच गया। और वही आपके लिए, अब वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए थे मगर वो 2 लोग मिस हुए, उन 2 की जगह आपको वहाँ बिठाया गया। और इस तरह फिर अगर वो वहाँ से मिस हो जाते तो शायद आप ना होते आज। बिल्कुल। फिर नहीं होते ना, जब वो वहाँ से मिस हो जाते तो फिर कहते नहीं यार वो तो देखो ये वो फिर तो छोड़ दिया, क्या जर्नी होती है, फिर क्या होता। तो ये हर चीज़ वो बात हुई है कि एक जो काम होना है वो होना है। अब वो अल्लाह ताला खुद सबब बनाता है और अल्लाह ताला ने आपके लिए एक पहचान और आपका जो एक एम था वो कि वो बनना है और ऐसे जाना है, तो वो फिर वसीले बनते गए। तो उसके बाद फिर वो कंप्लीट हुआ आपका, फिर वहाँ पर सारी नापा में जो पूरी हो गई। हाँ, फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर अच्छा नापा में मैं समझ रहा था कि जो टीवी से रिलेटेड एक्टिंग है वो पढ़ाई जाएगी, वहाँ तो थिएटर है। लेकिन मुझे 2 महीने में बात पता चल गई कि टीवी तो है ही नहीं वहाँ। नहीं, वहाँ टीवी का जिक्र ही नहीं है, टीवी की बात ही नहीं हो, तो कोई डिपार्टमेंट नहीं कुछ भी नहीं वहाँ। तो मुझे बात पता चली यार थिएटर से रिलेटेड एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, डिक्शन, बिल्कुल माइम, ये सब सिखाया जाता है। तो अब मैंने कहा कि अब मैं घुस तो गया हूँ तो चलो थिएटर ही सीख लेता हूँ। तो नापा से जो चीज़ मुझे मिली, जो कि मुझे बेसिक में काम हुई, वो बेसिक है, वो बेसिक है सर। बिल्कुल। और थिएटर जो वो वही बेसिक है, मतलब जैसे आप अगर तमाम पूरी मीडियम के हिसाब से जाएं तो बेसिक रेडियो है। रेडियो बेसिक है, मतलब रेडियो के बाद ही तमाम चीज़ें शुरू होती है और रेडियो से निकल के जाती है आगे। उसी तरह एक्टिंग में अगर जाएं तो थिएटर सबसे बेस करता है। अगर आपने थिएटर को समझ लिया तो फिर आपके सामने बड़े से बड़ा एक्टर भी कुछ नहीं है। अगर आपने उसको समझ लिया, मतलब उसको कहते हैं घोल के पी लिया अगर, तो फिर इंटर एग्जैक्ट ये वो एक्सप्रेशन और तमाम ये तो कुछ है ही नहीं। फिर आजे कोई भी आता है, आजा भाई आजा, तो आजा कोई मसला नहीं। तो ये तो फिर है, तो वो मतलब उसको कंप्लीट करके फिर पहला कौन सा हुआ आपका? तो कहाँ पहुंचे? जब मैं असफर ने आपको बुलाया? हाँ एग्जैक्टली, उन्हीं की फर्स्ट टेलीफिल्म थी जो मैंने की। तो जब मैं थिएटर कर रहा था तो उन्हीं दिनों जब मुझे पता चला कि टीवी नहीं है यहाँ पे, तो मैंने ये बात डिस्कस की थी असफर भाई से कि यहाँ तो कुछ और ही चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक्टिंग, अच्छा थिएटर का चक्कर ये होता है कि उसमें बहुत लाउड एक्सपीरियंस देने होता है आपको, क्योंकि वो तो फिर स्टेज होता है, माइक सामने लगा होता है और फिर आपकी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए और ऑडियंस दूर होती है। प्रोजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। आप अपने डायफ्राम के थ्रू, मैंने किया हुआ ये भी। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि 3 साल मैंने सिर्फ थिएटर किया, कोई टीवी नहीं किया। तो मैं ऑटोमेटिकली बिल्कुल उस तरह से एक थिएटर का एक्टर बन गया जो कि लाउड होता है। तो जब मैं टीवी करना शुरू किया मैंने, और असफर भाई ने मुझे अपनी फर्स्ट टेलीफिल्म दी, तो उसके फर्स्ट सीन में जब मैंने एक्टिंग शुरू की तो मैंने तो थिएटर की एक्टिंग शुरू की। सही बात, बिल्कुल है। तो
उस वक्त उन्होंने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई कि टीवी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है। यहाँ पे आपको बहुत ही अंडरटोन रह के एक्टिंग करनी होती सॉफ्ट, है। बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं यहाँ पे। अगर आपको गुस्से का एक्सप्रेशन है तो वो आप सोच लें आपके मुंह पे आ जाएगा। आपको इसके लिए एफर्ट नहीं करना और मुंह नहीं बनाना। तो ये बातें समझने में फिर एक नया स्कूल शुरू हुआ ना, फिर टीवी करना शुरू हुआ, ड्रामे करना शुरू हुआ, और मैं सबको देखता था कि यार सब एक्टिंग कर रहे हैं एक तरीके की और मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ, मतलब मैं खप नहीं रहा हूँ, मिक्सअप नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं बड़ा परेशान रहता था इससे कि मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि ये शायद नहीं कर पाऊंगा मैं। तो बड़ा उसको मैंने स्टडी किया, यूट्यूब पे पुराने ड्रामे देखे और मैं देखा तो मुझे पता चला अच्छा यहाँ तो एक्टिंग करनी ही नहीं है। ये एक ऐसा मीडियम है, इधर आप एक्टिंग करेंगे तो नजर आएगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। ये तो करना ही नहीं है आपको, बहुत ही नेचुरल रहना है, जैसे आप हैं आम जिंदगी में आपको वैसे ही प्ले करना है। आपके एक्सप्रेशन चाहिए, तो एक्सप्रेशन आपके पास, आपने एक्सप्रेस करने के आपने सोचना है तो वो गुस्सा आपके चेहरे पे आ गया, चेहरे पे आ जाए, बिल्कुल सारी वो सब एक्सप्रेशन आएंगे वहाँ पे, बिल्कुल, क्योंकि ये मीडियम है एकदम बस। तो ये तो हकीकत है। ये तो इसको समझने में भी मुझे 3-4 साल लग गए और 3-4 साल के बाद ड्रामे कर करके छोटे छोटे कैरेक्टर्स, छोटे बड़े हर तरह के कैरेक्टर मिले मुझे। तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे गेम समझ में आने लगी कि अच्छा इस तरह से फ्लैट, एकदम भी फ्लैट नहीं लेकिन फ्लैट और एग्जैजुरेट के बीच में एक लेयर होती है, तो उसको अभी तक खैर मैं पकड़ नहीं सका हूँ, कोशिश में लगा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन जब पकड़ लूँगा तो फिर अदाकार इंशाल्लाह ज़रूर। तो भाई ये तो देखें कितनी ज़बरदस्त सी कहानी है कि जो आप जो है इस वक्त अफराद से सुन रहे हैं, और ये लोग, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बड़ी काम की बात होगी जो कहते हैं ना कि एक्टिंग, अरे सर ये क्या एक्टिंग, कोई एक्टिंग है ये, अरे मैं ऐसे कैमरे के सामने जाऊँगा, मैं ऐसे दो बोल बोल दूँगा, वो ये जो चुटकी होती है वहाँ रेडियो के लिए भी कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अरे शोभा साहब बोल रहे ही तो है वहाँ पर, तो बोल रहे ही तो है। तो ये बोलना और वो कैमरे के सामने जाना, ये तमाम चीज़ें हाँ कहने में बिल्कुल आसान लगती है। मुझे भी बड़ी आसान लगती थी जब रेडियो पे आने से पहले मैं कहता था, मैं कहता यार क्या कोई मसला नहीं है। मगर जब मैंने ज़िंदगी का पहला FM 100 पर जब मैंने ज़िंदगी का पहला लाइव शो किया मैंने, हालांकि उससे पहले मैं हज़ारों के हिसाब से ऑडियो कैसेट्स कर चुका था। बिना का गीतमाला आपने सुनी होगी कभी, अगर प्लान में कभी होगा तो, जब आप छोटे ही हो गए लाजमी, तो वो शुरू की बात है, जब आप 80s की आप हैं तो फिर वो थोड़ा सा आगे शायद सुना हो अपने में से। तो वो बिना का गीतमाला, उसके अलावा स्टेज पे मैं मतलब सीनियर्स के साथ मैंने स्टेज पे काम किया, सब कुछ है उसके बावजूद। और रेडियो पाकिस्तान के लिए मैं जो है वो आउटसोर्स पे काम करता रहा, रेडियो पाकिस्तान के लिए। मगर जब मैं लाइव रेडियो के लिए, जब मेरा पहला शो FM 100 पाकिस्तान पर 1995 में था, तो आप यकीन करें वो चिल एसी चल रहा था, चिल, बिल्कुल चिल, मतलब अभी इतना नॉर्मल एसी है, बिल्कुल चिल एसी के जैसे लग रहा है कि हम बर्फ़ की सिल्ली पे बैठे हैं। और उसके बावजूद जब मैंने पहला शो बोलना शुरू किया तो मैं पसीने में शराबूर था, जैसे इस वक्त मुझे पसीना आ रहा है, बिल्कुल अभी बिल्कुल पसीना आ रहा है बिल्कुल। तो पसीने में, मतलब चिल एसी में और पसीने में शराबूर में बोल रहा हूँ, और पूरे मेरी शर्ट पर मतलब बिल्कुल ऐसे पसीने टपक रहे। हमारे इंजीनियर जो हमारे साथ हमारे होते थे दोस्त, वो आजकल तो टीवी पे होते, तो टेक्निकल में, तो वो कह रहे हैं शोएब साहब क्या हो गया, खैरियत? मैंने कहा कुछ नहीं यार, बस ऐसे कुछ नहीं। कह रहे यार आप तो ऐसे लग रहे हैं नहा के जैसे पानी ऊपर पिसन डाल दिया आपके। तो मैंने कहा पता नहीं यार कुछ ऐसी, और मतलब इतनी वो घबराहट और इतना वो। मगर वो पहला शो किया, दूसरा किया, तीसरे के बाद वो 3-4 शो के बाद तो फिर पलट के नहीं देखा, तो फिर तो वो ये होता वही है कि कहना आसान है, मगर जब आप करने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वाकई आप करने क्या आए यहाँ पर, आप करेंगे क्या, तो पता चलता है वो। मुझे नापा से जो सबसे अच्छी चीज़ मिली वो थी कॉन्फिडेंस। यही तो है सबसे बड़ी ऐसी चीज़ थी कि जब मैं नापा से निकला और फिर मैंने बाद में जहाँ ऑडिशन दिए, मैंने शायद बुरे ऑडिशन दिए हों, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा नहीं गया। तो अच्छा, सबसे बेसिक ये होता है, आप देखें मतलब कहीं आप ऑडिशन दी जाए, सबसे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो मतलब कुछ भी नहीं देखेंगे कि बंदा कॉन्फिडेंट कितना है। ये जहाँ आपका वो ज़रा सा भी आप हुए तो पहना वो, उसके बाद ही बहुत सारी ऑडिशन भी होता है कि उसके बाद ही कहते हैं यार ये चलेगा नहीं। इसमें कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी, इसको कितना बिल्डअप करेंगे, कितना तैयार करेंगे, ये इसमें बड़ा टाइम लगता है। और ये हकीकत जब आपका ये अगर बिल्ड हो जाए, तैयार आप हो गए, तो आधा काम तो वैसे ही आपने कर दिया। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बात है, मतलब कैमरे के सामने जाएं या माइक पे जाएं। अब हमारे पास कभी कभी जब यहाँ ऑडिशन के लिए लोग आते हैं, कुछ होते हैं, तो वो जब होंगे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कितने कॉन्फिडेंट कितने हैं।
क्योंकि उसके बाद ही तो वो अगर वो कॉम्पिटेंट हैं और पूर्ण अतमाद बड़े हैं तो मैं ख्याल उसके बाद ही उनके मुंह से कुछ लफ्ज़ निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। इसका क्या ऑडिशन का सिलसिला होता है, किस क्या क्या चीज़ें आप लोग देखते हैं उसमें? कोई यहाँ पे कोई ऐसा लड़का है अगर वो ऑडिशन देना चाहता मतलब है आप तो? मैं जैसे बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, यही सब चीज़ें यहाँ भी कॉन्फिडेंस है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, आपका तलफ़ुज़ क्या है, आपकी अदायगी क्या है, आपका एक्सप्रेशंस क्या है आपके, क्योंकि यहाँ पर तो वही बात है कि ये तो सिर्फ अभी हमने मतलब लोगों के लिए मोबाइल या फेसबुक पे लाइव किया हुआ, रेडियो बेसिकली लाइव वीडियो तो नहीं है, रेडियो पे तो नहीं होता ना लाइव वीडियो, तो रेडियो पे तो सिर्फ आपकी ऑडियो, उस वो तमाम चीज़ें जो आप कैमरे के सामने कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ आप माइक के पीछे करनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। आप अपनी आवाज़ से आपको बताना होता है कि आप खुश हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, उदास हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी आवाज़ के तासुर है ना, सारा एक्सप्रेशन आपकी वॉइस में जा रहे होते हैं सारे वो तमाम चीज़ें। वहाँ तो ये कि आप टीवी के सामने तो आप खड़े हैं, आपने ज़रा सा फेस मतलब आपने फील किया तो आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया, आपने बहुत ज़्यादा किसी को देखना है तो अपने आंखों से घूर के देखना है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में तो वो आपने थोड़ी सी आंखें घुमा दी। आपने कैसेट कहानियाँ की हैं? उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे वो बहुत सुनते थे। बिल्कुल 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 की बहुत की वो कितना मतलब उसमें तो क्योंकि वो एक टीवी तो है नहीं कि आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में वही मतलब रेडियो बेसिकली ऑडियो जो है ना, ऑडियो यही चीज़ है ना कि ऑडियो में यही चीज़ है कि ऑडियो में आप वो तमाम चीज़ें देना चाह रहे हैं जो आप कैमरे के सामने फिर भी आसान है। बिल्कुल मैं यही क्योंकि कैमरे के सामने तो आपने अब मैं कैमरे के सामने अब हम दोनों बैठे हुए, अब मैंने कोई बात की, अब जैसे आप अभी आप मेरी बात को मतलब एक्सेप्ट करते हुए आप मानते हुए आपने सिर्फ गर्दन हिला दी, तो ये कैमरे पे नजर आ रही है कि गर्दन हिला दी, मगर माइक पे नजर नहीं आएगी। माइक पे आपको अपनी आवाज़ से मेरी बात को मानना, एग्री या डिसएग्री करना वो आपकी आवाज़ से करना है आपने, और आवाज़ से ही पता चलेगा कि आप मेरी बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। तो ये सारी चीज़ें वही ऑडियो में वही तमाम चीज़ें ऑडियो में, मगर ऑडियो हार्ड है, रेडियो बेसिक क्यों रेडियो हम हमारे जितने सीनियर्स को आप देख लें, तलत हुसैन साहब हैं या जितने गाजी वाजिद थे, महमूद अली साहब से जितने मतलब सुबहानी भाई यूनुस, ये तमाम लोग ही फिल्म के अदाकार, मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी, तमाम लोग रेडियो से ही, तमाम लोग रेडियो से, कोई ऐसा नहीं जो बगैर रेडियो पे गया हो, क्योंकि रेडियो के बाद ही उनको आसानी हो गई, रेडियो के बाद उनको पता चल गया कि मुझे डायलॉग हमारी डिलीवरी है क्या बेसिकली। और रेडियो आपको सब कुछ हो गई ना, मश्क हो गई, वो बेसिक ही मश्क, ये मश्क जब आप कर लेते हैं उसके बाद फिर वो सारी मश्कें। अच्छा वो दौर मुझे क्योंकि मैं तो था नहीं उस दौर में जब रेडियो पे ड्रामे आते थे पूरे, तो मैंने वो टाइम देखा नहीं है, ना ही मुझे पता है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब और अब रेडियो में पता है वही अफराज होता है कि ऐसे माइक लगा हुआ है, रेडियो में एक माइक लगा हुआ है और उसमें 10 कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर से लाइन से खड़े हैं, अपना स्क्रिप्ट लेके खड़े हैं। अब ये माइक है ना हमारा लगा हुआ, ये माइक लगा हुआ है, आप अपना स्क्रिप्ट लेके इधर खड़े हुए, वो इधर खड़े हुए, इधर खड़े, सब ऐसे चारों तरफ अपना स्क्रिप्ट लेके खड़े हुए। और वहीं अब वो बात है कि अब हम यहाँ बैठे हैं, अब मैंने एक मेरी एंट्री हो रही ना, मैं दूर से जी आ रहा हूँ, अब थोड़ा सा वही वो ये है, ये टेम्पो हमारा है, ये इधर हो गए, जी आगे, हाँ कहाँ, अरे कहाँ थे भाई तुम, अरे सर मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं। जबरदस्त। तो अच्छा वो लाइव होता था? अब लाइव मतलब रेडियो में वो जो ड्रामे होते थे, स्टूडियो 9 और दूसरे तमाम होते उस वक्त में होते थे, सारे लाइव होते थे। और वो ड्रामा सब पढ़ लेकिन उसकी रिहर्सल तो होती होंगी। रिहर्सल तो लाजमी होती थी, रिहर्सल में क्योंकि उससे कि थोड़ा सा तलफ़ुज़ है, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ है, अदायगी है और तमाम चीज़ें एक्सप्रेशंस हैं जो उसके डायरेक्टर होते थे देखे होते थे। लेकिन ये कितना मुश्किल काम है, आप देखें मतलब आप आज के दौर में जो आप ड्रामे कर रहे हैं उसमें कितना मार्जिन होता है आपके पास, आप गलत बोल दिया आपने, दोबारा से रीटेक ले लिया आपने, तो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दौर जिसमें आप रेडियो या टीवी कर रहे हैं लाइव, वो उस वक्त लाइव शुरू में जब टीवी मतलब आया है, जब टीवी शुरू हुआ उस वक्त जो ड्रामे कुछ हुए, ड्रामे वो लाइव ड्रामे हुए, बिल्कुल उसे रिकॉर्डिंग का दौर ही नहीं था क्योंकि वो तमाम मशीनें थी, ऐसी 3 ही रिकॉर्डिंग वाली मशीनें, तो उस वक्त नहीं था, वो लाइव ड्रामे थे बिल्कुल, कि जैसे आप अभी थिएटर पे या स्टेज पे ड्रामा कर रहे होते हैं, लाइव होता है सारा वो, तो वो तमाम चीज़ें और आपका जो है वो उसका सारा रिस्पॉन्स जो है वो आपको सामने मिल जाता है, तो वो कुछ भी आपने गलत किया, अच्छा किया, जो भी किया वो सब वहीं मिल गया, लोगों ने वहीं आपको या तो अभिषेक ताली बजा दी या उन्होंने वहीं से वोटिंग शुरू कर दी। बिल्कुल बहुत खतरनाक, तो वो खतरनाक काम होता है, वहीं पर वो कहते हैं कि हम आपके शुरू में तो ये रहा है कि ऐसे भी लोग हैं कि जो अब तो थोड़े समझदार हैं, पानी की गिलास में बदल भी जाएगी, तो वो
के समझदार हैं। और उस दौर में ये होता था वो तो भाई टमाटर भी हाथ में उनके और अंडे भी हाथ में, वहीं से उन्होंने लेकर मार दिया उठा के, जो हाथ में चीज़ वही मार दी उठा के। तो वो ये दौर होता था वो। तो ये कहानी बस ऐसी कहानी है ये। मेरे ख्याल में ये बड़ी देखिए कितनी सीरियस कहानी और कितनी ज़बरदस्त कहानी चल रही है इस वक्त। और बेशुमार हमारे बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल में यूँ करते हैं कि हम जो है मैसेजेस बहुत सारे पता है इस वक्त हमारे पास मैसेजेस भी आ गए। क्या ख्याल है इन मैसेजेस को ज़रा शामिल करें फराज, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल अच्छे वाले शामिल कीजिएगा। ख़ास वाले जो है काम के मैसेजेस वो वाले बिल्कुल हम उन्हीं को शामिल करेंगे, मगर हम तो सबको शामिल कर लेते हैं क्योंकि हमें सभी लोग प्यारे हैं। बिल्कुल, हम खुद भी बहुत प्यारे हैं। ये तो है ये हमारा प्यारा बने कि हम सबको शामिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये चाय पीजिए। अच्छा मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊँ, मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद। जब वो इतनी मोहब्बत से लेकर आए थे कि मैं उनको मना नहीं कर सका। मैंने कहा ये बात आपको बताऊंगा लाइव जब वो साहब चाय रख के चले जाएंगे तो वो सुन भी लेंगे क्योंकि ट्रांसमिशन नीचे जा रही होगी। अच्छा ये हो रहा है यहाँ पर। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसके बाद जब आपने उससे कहा ना पानी की बोतल ले कि ये बात मैं कहने वाला था। देखने पे क्योंकि पानी की जरूरत मुझे महसूस हो रही थी। अच्छा प्यास मुझे लग रही। देखिए क्या बात है ये। अच्छा भाई रक्षंदा ताहिर इस वक्त ने हमें ज्वाइन किया, वो हमें देख रही हैं और थैंक यू वेरी मच भी। बहुत प्यारे से उन्होंने वो इमोशन दे दिया ये। और इसके बाद सईद खत्री साहब भी कहते हैं हेलो जी कैसे हैं ज़ीशान। और वरहमना ज़ीशान जो है हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, छोटे भाई हमारे और बहुत प्यारे से हमारे, तो उनकी मिसेज़ हैं ये, भाभी हमारी हैं। और ये कहती है सलाम शोभी भाई, आज के गेस्ट बहुत अच्छे हैं। अब तो गेस्ट ही अच्छे होते, जब गेस्ट होते तो गेस्ट ही अच्छे होते, भी शोभी साहब अच्छे नहीं होते। ये बड़ा मसला है भाई यहाँ पर। ये बड़ी जेलसी फील होती है मुझे कभी कभी जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर सारे गेस्ट कहते हैं गेस्ट है आपके गेस्ट अच्छे हैं। शोभी भाई अच्छे हैं इसलिए तो ये अच्छे गेस्ट हैं मौजूद है, उनका काम होता है। नहीं वो तो मैं एक बात कर रहा हूँ, ये सब मुझे जानते हैं सब माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी बड़ी मोहब्बत है आपके, हालांकि आपसे देखे अचानक ही आपसे बात ही हुई ना, अचानक हुई ऐसी, पता नहीं क्यों ऐसे बैठा मैं देख रहा था अचानक। अच्छा आपको जो वो भी रैंडमली बिल्कुल क्लिक हुआ वो बिल्कुल। आपका जब पहला मैसेज आया था आप यकीन करें मैंने वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने भाई को भेजा, दुबई में होता है। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप जिनके फ़ैन थे और जिनका मैगजीन में आप वेट करते थे कि ये एक दफ़ा इनकी शक्ल दिखा दें कि आज किस तरह के हैं ये शोभी अजमल शोभी, तो आप देखें वक्त किस तरह से बदलता है। और अब मैं उन्हीं के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, वो बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो हो सकता है अगर दुबई में है तो हो सकता है देख रहे हो वो मैसेज लाइव देख रहे होंगे लाइव। अगर आप क्या नाम क्या उनका? औसाफ रसूल। औसाफ अगर आप देख रहे हैं तो ज़रा आपका मैसेज आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए बिल्कुल, और ताकि पता चले। और अगर हो सके तो कोशिश कर तो आप कॉल भी कर लें। और कॉल के लिए जो हम अभी बिल्कुल कॉल का हमारा सिलसिला जो है वो ये कि आप हमें अगर आप बात करना चाहते हैं अफराद से तो बिल्कुल 111 हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है। और ये अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे तो 021 पहले मिलाएंगे। और कराची के लोग जो हैं और कराची से बाहर के जो लोग हैं वो यकीनन जो है वो पहले आप मिलाएंगे +9 221 92 कंट्री का कोड है और 21 जो है वो फिर कराची का कोड, उसके बाद 111 मिलाएंगे तो लाइव कॉल भी बात हो सकेगी। और उसके साथ साथ जनाब फिर जो है हिना खावर ने भी बहुत ही लवली सा इमोशन दिया है। और उसके मोहम्मद नदीम बेग साहब जो है ये लाहौर में होते हैं और इन्होंने भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर आप सब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक है, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और वो पुराने जैसे ख़त्म लिखते हैं कि जी बिल्कुल हम सब खैरियत से हों। दीगर वाली है कि इस वक्त हम लाइव शो कर रहे हैं और जो आप देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो ख़त्म यही होता था पहले ना, बिल्कुल जब आप छोटे होंगे उस वक्त ख़त्म ऐसे ही लिखे जाते थे। हमसे क्लास में भी ऐसे ही लिखवाए जाते थे, ऐसे ही लिखते, उसी में नंबर भी कटते थे। हाँ नंबर भी आपने गलत जुमला को लिख दिया, कुछ लिख दिया। हिना खावर का मैसेज है सॉन्ग भी सुनाना। सॉन्ग बिल्कुल अभी मैं आपको बताऊं, देखें बस एक बात ये कि ये देखें ये जो है आज ये देखें ये आप देख रहे हैं गिटार देख रहे हैं, ये अभी आपको गिटार नज़र आ जाएगा। तो ये गिटार जो है ये गिटार भी लेकर आए और अभी जो है ज़रा कुछ यहाँ पर कहानी चलेगी। वो कहते हैं कि किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। और बिल्कुल अभी जो ये कहानी अभी शुरू होगी और गिटार पर जो है अफराज आपको सॉन्ग भी सुनाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत सारा है, लाइव कॉल भी होगी, बिल्कुल बेफिक्र है, टेंशन मका वगैरह।
बिल्कुल। और इसके बाद जनाब फिर जो है ना खबर के ज़बरदस्त बहुत अच्छे करीम बख्श बलोच जो है ये इस वक्त हमें कनाडा में इस वक्त हमें देख रहे हैं और ये हमारे बड़े पुराने लिसनर शुरू के दौर में जब से FM 100 शुरू हुआ था ये उस वक्त से। और कल भी हमारे प्रोग्राम में इन्होंने कनाडा से कॉल भी हमें की थी और कहते हैं रेडियो की हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ साथ जो है फिर मोहसिन तलत जो है ना, मोहसिन तलत को जानते हैं? जी बिल्कुल। बहुत शरीफ आदमी है ये, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर है, मैं तो ये जानता अच्छा शरीफ आदमी नहीं है? हूँ। नहीं ज़्यादा है अच्छा होंगे भाई मोहसिन तलत देख ले भाई, फराज कह रहे कि शरीफ आदमी होंगे, डायरेक्टर तो अच्छा है भाई है। मुझे ये तो पता डायरेक्टर अच्छा है, अब बाकी शराफत की जो वो गारंटी नहीं दे सकता। देखिए काम जो ईमानदारी से करते हैं वो शरीफ ही होते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा चले भाई, अब थोड़ा सा वो कवर कर दिया उसको कवर आप चाह रहे हैं कि मतलब बस खत्म ही हो जाए? नहीं और कहते हैं कि मोहसिन तलत कहते हैं कि टू टैलेंटेड पीपल, थैंक यू वेरी मच मोहसिन। और इंशाल्लाह ताला आपसे अब मैं फिर बुलाऊंगा आपको, सोच रहा हूँ कि आपको फिर बुलाऊंगा किसी दिन। और करीम वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, गुड एंड दिन कहते दिन ब दिन गेस्ट ऐसे आ रहे हैं, अमेजिंग टैलेंट, बहुत थैंक यू। स्पेशली कल जो नासिर नहीं, उनका नाम नासिफ था, नासिफ NASIF, नासिफ साहब आए थे, ब्रिलियंट। और शो भी भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बस मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे लोग आ जाएं और ताकि वक्त अच्छा गुजरे, प्रोग्राम अच्छा हो और यादगार प्रोग्राम बन जाए। ये प्रोग्राम जो है वो आप फिर हमारे पास जो है वो फेसबुक पर अगर वीडियो आप देखना चाहें तो फेसबुक पर मौजूद होती है, या यूट्यूब पर जो मेरा चैनल है शोबीज़ मीडिया ग्रुप के नाम से, वो वहाँ पर ही मेरे तमाम प्रोग्राम आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं। गुज़श्ता 1 साल पहले की ट्रांसमिशन है या दूसरे जितने प्रोग्राम मेरे हैं वो तमाम ऑडियो आपको वहाँ मिल जाएगी यूट्यूब पर मेरे चैनल पे, ठीक है। और इसके बाद करीम बख्श लोग कहते हैं कि आप के मेहमान अच्छे हैं और शोभी भाई भी बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सलामत रखे, जज़ाकल्लाह भाई। और रहीम गिलानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वांट टू बी RJ। और इसके लिए जनाब बिल्कुल आप बन सकते हैं, आपका अंदाज़ा कुछ है, मगर जो एक इसका प्रोसीजर वो अपनी जगह मौजूद होता है। और जिस तरह के देखें अब जो है इस वक्त फराज ने बताया बचपन से शौक था, मगर एक्टिंग में पहुंचे कैसे ये आपको आपके सामने पूरी कहानी है। हर जो आप ये देखें कि बारीकी से कहानी सुनाते नहीं है लफ्ज़ व लफ्ज़, मगर जितनी आज फराज ने यहाँ पर सुनाई कहानी बिल्कुल और सही, बिल्कुल दास्तान ये है कि सही मतलब एक्टर बनने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। वो उसके बाद ही फिर एक्टर बन जाते, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता, फिर लोग आपके पीछे होंगे बजाय इसके कि आप किसी के पीछे जाएंगे। ये वो मौका होता है। तो ये ज़रूरी होता है कि आपको RJ भी हेलो जी। और उसके बाद फिर उसामा इकबाल कहता है अफराज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और उसके अलावा निम्र हमें UK में देख रही हैं। और जी कैसी हैं अब निम्रा? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। और सुमैया खान जो है ये भी हमें इस वक्त कराची में देख रही हैं। सुमैया आप भी वेलकम के साथ साथ जो है सोफिया कमल भी हमें देख रही हैं। सोफिया आप कराची में ही होंगी तो जी। और आप पानी भी आ गया, आप पानी भी पी सकते हैं, आप चाय चख लीजिए थोड़ी बहुत। चाय एक मुझे तो गले में सिकाई के लिए ज़बरदस्ती। और अभी जब जितना बोल रहे हैं उसके इस वक्त भी सिकाई की जरूरत पड़ेगी आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं तो नहीं तो आप बोल रहे थोड़ा सा पी लीजिएगा, मज़े की चाय है, मैं कोशिश मौके वो खुश होगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी वसीम साहब कैसे? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको खुश रखे, सलामत रखे। चले बहुत अच्छी बात है। और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं और TV एक्टर हैं अफराज रसूल जी।
जी जी, मुझे बताया था आपने, बिल्कुल बताया था। मगर बस इंतज़ार करें, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो जो मैंने आपको बताया है कि मैं इंशाल्लाह वो जल्दी एक अच्छा सा प्रोग्राम होगा जो यकीनन वो आपके काम का होगा, यकीनन वो आपके काम का होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी कोशिश, मेरी खुद भी कोशिश यही होती है। मैं असल में बहुत ज़्यादा मैं इसमें रहता हूँ कि मैं ज़रा सा थोड़े से आपको बताया कि कम्युनिकेशन इन तमाम चीज़ों लोगों से राब्ते में रहता हूँ। जैसे ही मेरा राब्ता हो जाता है, जैसे ही लोग मेरे राब्ते में आते हैं, मैं फ़ौरन देर नहीं करता फिर उनको लाने में। फिर मैं देर नहीं करता बिल्कुल, जैसे ही मेरा राब्ता तो मैं देर नहीं करता हूँ इंशाल्लाह ताला। हम्म हम्म हम्म। तन्हाइयाँ तन्हाइयाँ था ना जिसमें मरीना और शनाज शेख थी, वो तन्हाइयाँ था, वो जो बड़ा खूबसूरत था वो तो। हम्म हम्म हम्म। अच्छा नहीं, वो पता है कि वो वसीम भाई एक बात बताऊँ आपको, वो जिस वक्त सड़कें खाली होती थी उस वक्त चैनल भी एक ही होता था असल में ना। हाँ, वो थोड़ा सा फर्क ये है कि हम्म, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं म्यूजिक जब आज चलाता हूँ, पुराना म्यूजिक चलाता हूँ, तो मुझे वो म्यूजिक भी आज ही का म्यूजिक लगता है वो, मैं जब प्ले करता हूँ तो। अहमद रुश्ती की आवाज़, मेहदी हसन साहब की आवाज़, मुजीब आलम की आवाज़, रजब अली की आवाज़, मसूद राना की आवाज़, तो मैं जब प्ले करता हूँ मुझे लगता है कि ये तो वाकई गाना, ये म्यूजिक तो आज ही का म्यूजिक है यार ये। बिल्कुल, और वो 50 साल पुराना गाना भी हमें आज नहीं भूलता। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। हाँ हाँ, क्या बात है। चुपके चुपके रात दिन आज सुबहाना याद है। चल, अल्लाह ताला उनको सबको जो है वो हिदायत दे। और अल्लाह ताला, नहीं बिल्कुल वो, ये तो अल्लाह अल्लाह जो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हम्म 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 हम्म। चलें, बहरहाल जी, अल्लाह ताला बेहतर करें। इंशाल्लाह वसीम भाई फिर आपसे बात होती ज़रूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, ये वसीम साहब थे, और वसीम साहब के बाद जो हम चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा, चले भाई, कुछ तो वसूल हुआ कम से कम। और हम्म, सही सही सही। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कुछ अपने ड्रामों के नाम बता दे जरा, बहुत सारे माशाल्लाह, वैसे बहुत सारे हैं। छोटी सी जिंदगी, माह तमाम, अच्छा, माह तमाम में कौन सा कैरेक्टर है आपका? तकी का जो बड़ा भाई है। हाँ, तकी का बड़ा भाई, बिल्कुल। ये अभी चल रहा है ना माह तमाम, तो अभी चल भी रहा है जी ना, जी, चल चल रहा रहा है। है अभी वो। देखिए, बात सारी ये है कि अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले इमरान खान की है, कि जब उन्होंने अपनी पार्टी शुरू की थी तो उस वक्त बहुत वो बुरी तरह हारे थे, और उनको देख के हर ही कोई मजाक उड़ाता था। किसी को यकीन नहीं था कि ये कभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन देखिए, उन्होंने स्ट्रगल की और आज आप देखें कि वो बनने लगे हैं प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह भी उनकी अप्रोच थी, जैसे भी था, लेकिन आपको अपनी काम को लेके बड़ा पॉजिटिव रहना पड़ता है। अगर आप यही चीज़ पहले से सोच के स्टेप इन करेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे कि इफ़ एंड बट्स नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। आप सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो आप करने जा रहे हैं ये होगा और कंफर्म होगा। जब आप अपने अपने आप से सच बोलेंगे और आपको यकीन होगा तो वो लाजमी होता है, ऐसा नहीं होता कि वो ना हो।
देखिए मैं बस इस चीज़ देखिए मैं आपको बताऊँ, हर चीज़ का एक वक्त है और वो उसी वक्त में मिलती है। अब मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ और देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। और मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे जो मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा एक दिन। तो अगर मैं ज़रा सा भी डामाडोल हूँगा ना तो फिर मैं गया। तो फ़िलहाल मैं इस वक्त जहाँ पे भी हूँ मैं उसमें बहुत खुश हूँ और बस आगे की तरफ देख रहा हूँ और इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। देखिए इसमें होता ये है कि अभी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है? अभी इंडस्ट्री पूरी तरह बनी नहीं है। तो इस इंडस्ट्री को कौन बना सकता है? हमारे पास इस वक्त अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। तो फ़िलहाल जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल हैं, तो हम उनसे कोशिश कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री एक दफ़ा बन जाए। उसके बाद फिर इस जो चीज़ आप चाह रही हैं ना वो भी स्टार्ट होगी, लेकिन अभी ये फ़ौरन नहीं हो सकती। अभी हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे टीवी के एक्टर्स हैं, जो इसमें आप समझ लें कि एक तरीके से ये वो हेल्प आउट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, अगर इसमें हम नए चेहरे को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे और वो उस तरह से एक्ट ना कर सके तो सब यही बोलेंगे कि यार ये फिल्म तो चली नहीं और ये इतने बुरे बुरे एक्टर्स ले लिए। तो अभी टाइम ऐसा है हमारी इंडस्ट्री का कि आप रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए जो बेस्ट अवेलेबल है आप उसी पे चांस लेते हैं। जी। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि अदाकारी के हवाले से मुझे नेगेटिव रोल्स करने का बड़ा शौक है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई मुझसे मिलता है, मेरा ऑडिशन होता है, जब भी कोई मुझे कास्ट करता है, तो बहुत कम मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स दिए जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कहते हैं कि फेस पे आपकी नेगेटिविटी नहीं है, आप एक बहुत सॉफ्ट से पर ये जरूरी भी होता है ये। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए चैलेंज बन जाता है। जब कोई मुझसे उल्टी बात करता है ना तो फिर मेरा दिल चाहता है वो करके दिखाऊं। तो इसलिए मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा नेगेटिव रोल करूँ और अच्छे से करूँ। अगर नहीं होगा अच्छे से तो वो और अच्छी बात है, मैं और मेहनत करूँगा उस पर। ओए होए ओए होए, बस करो, बस इतने सवाल सारे के हुमा के सारे सारे सवाल आप ही कर लोगे, दूसरे क्या छोले बेचेंगे बैठ के? मैंने सवाल आप कर लोगी तो दूसरे क्या करेंगे बेचारे भी? नहीं बड़ी प्यारी बातें की आपने। ओके हुमा, थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और जनाब ये हुमा थी। हुमा के बाद जो हुमा ने इतने सारे सवाल कर दिए और चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम जी हमजा साहब, कैसे खैरियत से? बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अभी इनका थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। ओके थैंक यू हमजा साहब, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया। देखना चाहे तो देख भी सकती हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? कुछ ड्रामा देखे इनके? हमने अफराज के ड्रामे देखे कोई? देखेंगे। और माहे तमाम देख रही हैं? माहे तमाम वो नहीं देखा। चलिए देखेंगे तो ये उस पर फिर आपको नजर आएंगे अफराज। आप पहचान गई अफराज को? ये कौन से, मतलब आप कैसे देख के पहचानेंगी? तो कौन सा कैरेक्टर उसमें? बेटी जैसी में? खावर। खावर बेटी जैसी जो ड्रामा है ना, बेटी जैसी, उसमें खावर का रोल है इनका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात होगी, ठीक है? आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चलें एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम।
जी जन, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? हमारी नशिया सारी चल रही, 14 अगस्त के हवाले से भी चल रही, जब ज़रूरी 14 अगस्त तो नहीं है, मगर जश्न आज़ादी के हवाले से हमारी जो है नशियात चल रही मुसलसल। ठीक है जी। जी जी। आपने नहीं सुने होंगे, वरना हमारे प्रोग्राम में अभी तो गेस्ट हैं, इस वजह से वो प्रोग्राम में वो नहीं चला, अगले नग में 1-2 नग में शामिल करेंगे, मगर उसके अलावा हमारी ट्रांसमिशन दिन भर आप सुनेंगे तो वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। आप अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप एंजॉय करिए। ये है जी अच्छा, आपने फिल्मों में आइटम सॉन्ग तो ये कल के हमारे प्रोग्राम में ये आइटम कॉल नहीं थी, ये आइटम कॉल है। अच्छा, मतलब ये बस वो कहते हैं तो ये हमारी आइटम कॉल है भाई। कल हमारे प्रोग्राम में और कल बहुत सारे वैसे शो में आज आइटम कॉल आगे देख लें। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने दूसरे कॉलर के पास, आइटम कॉल के बाद आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले जो है परवीन न्याज इस वक्त हमें देख रही कहती हेलो, और इरफान सागर बहुत प्यारे हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनका ताल्लुक कौमी और रियासत अखबार से है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हमारे, और आज से कुछ कई साल पहले हमने साथ काम भी किया। वो भी हमें देख रहे कहते हैं सलाम भाई कैसे हैं, अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। इरफान आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वलीद मुगल कहते हैं क्या हाल है आप सबके, अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक है। परवीन शाह मरियम शाह भी हमें देख रही कहते हैं हेलो हेलो। अच्छा, मैं आपसे एक बात कह दूंगा, हेलो की वजह तो बड़ा अच्छा हो जाता है, मतलब हेलो की लफ्ज नहीं है, आप नहीं होता तो ये तो अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जब हम कॉल पे जाते हैं तो मैं, आपने देखा कि कोशिश ये करता हूँ, मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है मैं सलाम करता हूँ, मैं हेलो नहीं करता। तो अगर सलाम लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और अच्छा भी लगेगा। और कभी तो मुझसे इकरार करना सॉन्ग सुना दें। ये मेरा ख्याल इंडियन सॉन्ग है, और इंडियन सॉन्ग जो है मैं अपने प्रोग्राम में इंडियन म्यूजिक प्ले नहीं करता हूँ बिल्कुल। मैं क्या ख्याल आपका? होना चाहिए? सही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब सालों से जो है फराज, मैं इंडियन म्यूजिक बिल्कुल प्ले नहीं करता हूँ मैं, मगर ये जरूर मैं मानता हूँ कि म्यूजिक की कोई सरहद नहीं है, मगर बस दिल नहीं चाहता। मैं कहता जब वो हमारा म्यूजिक प्ले नहीं करता तो मैं क्यों करूँगा भाई? और देखें, बात ये जरूरत नहीं है ना, आपके पास इतना कुछ है, एनसाइक्लोपीडिया पड़ा हुआ है म्यूजिक का, बहुत कुछ हमारे पास, बहुत कुछ है, प्ले करने पे आए, सुनाने पे आए, चलाने पे आए, तो मैं कहता हूँ म्यूजिक हमारा खत्म ही होगा कभी। बिल्कुल। मगर बस वो हमारी कुछ लोगों के विचारों की नफ्सियात है, वो कहते हैं इंडियन म्यूजिक नहीं तो कुछ भी नहीं, तो म्यूजिक चल रहे होते हैं। मगर मैं बहरहाल जो है वो एक अरसा गुजर गया सालों से, तो मैं जो है वो इंडियन म्यूजिक प्ले नहीं करता। तो बहरहाल जी, और उसके साथ साथ शेख अमान आपको वेलकम कहते हैं। आई होप कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यूँ करते हैं मेरे ख्याल में कि हम कॉल पे तो बाद में चलते हैं, कुछ गिटार उठा लें। मेरे को बेचारा बहुत देर से वो गिटार पीछे रखा हुआ है, वो कह रहा होगा यार मुझे तो पूछ भी नहीं रहे तुम लोग कि ला के मुझे रख दी है, अब इस्तेमाल में कब लोग, अब उठाए ना, अब पता चलेगा कि ये चलते रहे हम तुम, यूं ही बढ़ते रहे हम तुम, खुशियों के संग हम तुम सदा।
कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में, आँखों में। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें पुरानी, वो बातें पुरानी जो हमको सताती रही। ओ, वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई थी ना फिक्र। दुख आया सुख खोया, गम बन गया हम सफर। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। 4 दिनों दा प्यार और रब्बा, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन दिल मेरा लागे कहीं ना, तेरे बिन जान मेरी जाए कहीं ना। कितने ज़माने बाद ओ रब्बा, याद तू आया, याद तू आया। सर की है ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जाए एक बार, मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। सर की है ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत भाई, क्लैप होनी चाहिए, क्लैप। बहुत खूब, वाह 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 वाह, मजा आ गया। और मतलब क्या कहते हैं वो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ये भी ख्याल रखे कि पाकिस्तानी ही होना चाहिए। हाँ, इसलिए पता चला कि यार अभी तो बात कर रहे थे, हाँ ठीक है जी ठीक है, और देखिए गाते हो फौरन पटरी से निकल के फौरन नहीं, मगर अच्छा बड़ी बात है, इतने सारे। अच्छा मुझे ये, अब ये सारी एक्टिंग की बातें चल रही थी, अफराज ये सिंगिंग के बाद बीच में नहीं आई थी। हाँ, ये मतलब ये सिंगिंग वाला रास्ता कैसे बीच में आया? देखिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं, आवाज अच्छी होना और अच्छे गाने में फर्क है। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही गाना बात। आना चाहना और अच्छी आवाज फर्क है। मैं इस बात को शायद थोड़ा सा मान लूं कि आवाज अच्छी है, लेकिन मैं अच्छा गाता नहीं हूँ। मैं क्योंकि गिटार बजाता हूँ तो उसके पीछे मेरी सारी खामियां छुप जाती हैं। तो इतना अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया कि मैं किसी गैदरिंग में बैठ के अगर बजाऊंगा तो कानों को बुरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप एंजॉय कर सकेंगे। अब देखें, शौक तो शौक होता है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता गाना, तो लेकिन अब जब शौक था, एक जुनून था कि यार गिटार भी सीखना है, गाना बजाना है, तो ये सारी शुरुआत मेरे घर से हुई। मेरी जो वालदा थी वो क्लासिकल गिटार बजाती थी, तो बेसिक्स तो उनसे मैंने सीख लिए।
सही। फिर उसके बाद जब मैं नापा गया तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मिनहाज अली अस्करी से, जॉर्ज हैं, वो बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन हैं। अच्छा, उनके साथ जब मैं 3 साल रहा पढ़ा तो वो एक ऐसे इंसान थे जिनको देख के मुझे लगा कि यार अब मुझे और सीखना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की और जो बेसिक कॉर्ड्स वगैरह थे वो मुझे बताते रहते थे कि इसको इस तरह से करना है, इस तरह से गाना है, ये वो। तो उनको देख देख के फिर मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ और फिर मैं पूरी तरह मैंने कहा उसको छोड़ना नहीं है। तो बस ये इस तरह से है कि जब मूड बहुत अच्छा होता है और बहुत खुश होता हूँ मैं, तो मेरा दिल चाहता है तो मैं गिटार अकेले में बजाता हूँ। इसका मतलब यहाँ आने के लिए मूड आपको बहुत अच्छा था, इसलिए आप साथ गिटार लेते हुए चले गए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा लगा जब आप गाड़ी से उतरे गिटार लेके उतरे, मैंने कहा ले भाई। अच्छा, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत थोड़ी की है, मतलब किसी भी चीज़ में परफेक्शन नहीं ला पाया मैं। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, मैं अच्छा बैट्समैन नहीं बन सका, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता कि मैं क्रिकेट खेलूँ। मुझे गाना गाने का शौक है, लेकिन मुझे पता है मैं उस तरह से गाना नहीं गा सकता हूँ जैसे एक बेहतरीन सिंगर गाते हैं, तो मैं पूरी तरह गा भी नहीं सका। अच्छा, गिटार की भी बेसिक्स आती हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं आपको भी सुना रहा था जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाकी जो इसकी डेप्थ है सारी चीज़ें वो नहीं आती मुझे, तो ये भी थोड़ा हो गया। नहीं अच्छा, नहीं बेसिक, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि बेसिक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बेसिक अगर आपको आती है तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। हाँ, और अगर बेसिक आपको नहीं आती, सिर्फ आम लेके जो है उसके कॉर्ड्स ही लेके दबा के सिर्फ बजाते रहेंगे तो वो फिर आगे आप ज़्यादा चल नहीं सकते। तो ये मसला तो होता है कि वही बात है, बेसिक है। आप किसी चीज़ की बेसिक जब आप पकड़ लेंगे ना, तो बुनियाद, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखें कोई भी बिल्डिंग, कोई भी घर, वो उसकी बेसिक के बुनियाद, वो बुनियाद के ऊपर खड़ा होता है। अगर उस नीचे उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, वो नहीं चलता। लोग ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि बेसिक्स में, असल में होता है क्या है पता है, बेसिक्स में लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी। कहते हैं यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं अफराज भाई मुझे गिटार सिखाते हैं, अब मैं जब उनको बेसिक कराना शुरू करता हूँ ना, तो फिर वो 2 दिन आते हैं, उसके बाद गायब हो जाता है। अच्छा, यही पता मेरे साथ है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि शोर साहब हमें आरजे बनना है, तो मैं जब वो अच्छा मेरे पास आते हैं, एडमिशन भी लेते हैं, सब कुछ होता है, फिर जब वो बेसिक की तरफ उनको बताता हूँ, बेसिक से लेके चलता हूँ मैं, तो कहता नहीं शोर से तो बड़ा अर्सा लग जाएगा ये। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि बस एक शो करें, दूसरे जब रात को शो करके अगर 1 घंटे बाद बाहर निकले तो लोग मजमा लगाओगे, अरे भाई। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे मिले, एक दफ़ा 2 लड़की हमारे पास आई, तो कह लेंगे शोभ साहब मुझे हमें आरजे बनने और ये फलाना, तो क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ, मैं आरजे और इसकी टीवी एंकर की ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप मतलब क्या आपके जहन में क्या है? करिए सर आपकी तरह बनना है, और इसलिए मैंने कहा क्यों मेरी तरह? कि हमारे आधे से ज़्यादा ख़ानदान आपका फ़ैन है, अब्बू भी, फलाना भी, खाला भी, ताया भी, चाचा भी, मतलब उन्होंने आधे से ज़्यादा ख़ानदान निभा दिए जो आपके मतलब क्रेज़ी हैं आपके वो, और शुरू से आपको सुनते आ रहे हैं। और हम आपका नाम तो ये समझ लें कि आप हमारे घर में तो बिल्कुल ही हो कि जैसे हमारी फैमिली से ज़्यादा एक आपका नाम होता है। बिल्कुल, मैं ये अंडरस्टैंड कर चुका हूँ क्योंकि ये मेरे घर से ही शुरू हुआ, आज से 15 साल पहले। तो ऐसी ही बिल्कुल सिचुएशन होती थी और सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। ज़ाहिर है मैं भी छोटा था तो मुझे भी काफ़ी शौक होता था कि सब सुन रहे तो कुछ गाड़ी होती थी और प्रोग्राम सुन रहे होते थे FM 100। तो वो ये होता, मैंने कहा अच्छा मैंने कहा चलिए ठीक है, आप ये चाहती हैं मेरी तरह कितने अरसे बन सकती हैं भाई? जब आप मतलब कहती हैं मेरी तरह, तो मैंने कहा आप मेरी तरह, या जहाँ मैं आज हूँ कि जहाँ लोग मुझे इतना मतलब सुनते हैं या जानते हैं मुझे, तो आप कितने अरसे पहुँच सकती हैं? कहेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। मैंने कहा सिर्फ मतलब 6 महीने में आप? कह सर बहुत ज़्यादा 2 साल लगा दें बस। अच्छी, ये तो बहुत मतलब अच्छी बात है फिर तो। चले, मैंने कहा ठीक है, तो आप यूँ करें, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बोल के दिखा दें, ज़्यादा नहीं, आपने नॉन स्टॉप 5 मिनट बोलना है सर, बगैर किसी ब्रेक के। 5 मिनट सिर्फ बगैर किसी ब्रेक के बोलना है, और मैं उसके बाद फिर अंदाज़ा मैं आपको बता दूंगा कि आप सही कहें या गलत कहें। आप यकीन करें फराज कि उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मैं 1 मिनट भी मुश्किल से पूरा नहीं हुआ था, और उसके बाद वो मतलब उनके हाथ तो हिल रहे थे, एक्सप्रेशन भी थे, मगर ना उनके लफ्ज़ मिल रहे थे ना उनकी आवाज़ निकल रही थी। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बाद में फिर वो कहते नहीं वो सर थोड़ी घबराहट हो रही है। वो मैं घबराहट की बात, आप दोबारा फिर बोल लें, फिर बोल लें कितनी बार? मगर बात है कि यही असल में मसला हमारे यहाँ कि हमारी जनरेशन जो वो बड़ी वो तेज़ी कहती है नहीं ये तो, अरे ये जो गिटार बजा रहे हैं मैं तो यूँ बजा लेता हूँ, ये जो गा रहे हैं मैं तो यूँ वैसे बिल्कुल
ये कौन सी बड़ी बात है भाई, गिटार लेके रेडियो बैठ गया भाई, ये कौन सी बात है। सही तो सही। ये सब हमारे बड़ा मसला हमारे यहाँ यही है। जहाँ बेसिक बात आती है वहाँ फिर कहते नहीं ये बेसिक नहीं यार, बस हमें तो बस आगे पहुँचा दें, हम यहाँ से बैठ के जब बोलें और वहाँ तक आवाज़ चली जाए हमारे पास, दैट्स अ बेसिक कुछ हो तो बेसिक कौन और बेसिक करेगा। इसी तरह से मुझे एक चैनल से ऑफर है डबिंग के लिए, जो टर्किश हाँ के बिल्कुल लिए। तो मैं क्योंकि 4-5 साल एक्टिंग कर चुका था, तो मेरे लिए कुछ इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने कहा यार ये क्या, तो आराम से कर लूँगा। तो मैं गया, वहाँ जाके मैंने ऑडिशन दिया। आप यकीन करें 20 से 25 मिनट इतनी रीटेक्स कराई उन्होंने का एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, अब इसको यूँ बोले, अब इसको यूँ बोले। तो मुझे अगले 10 मिनट में बात समझ में आ गई कि नहीं, ये या तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के ना इस पे दिमाग लगाना है और समझना है इसको कि इसकी टेक्निक क्या है, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं है जो मैं सोच के आ गया कि मुझसे हो जाएगी। तो मैं वाकई नर्वस हुआ और मुझे लगा मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर पता क्या अफराज ये है कि वहाँ पर जो आप ऑडियो वीडियो देख रहे हैं सामने, वो उनकी लिपसिंग पे आपको चलना है बिल्कुल, और वही टाइमिंग और वही एक्सप्रेशन। कभी एक्सप्रेशन देने के चक्कर में टाइमिंग निकल रहा है, टाइमिंग आउट होती है, जब टाइम के चक्कर में एक्सप्रेशन रह जाते हैं, आपके लेस हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर दोनों चीज़ों को एग्जैक्ट लेकर चलना है आपको। हालांकि जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत तरीके से, तमीज़ से, कोई गुस्सा भी नहीं कर रहे थे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन से थे और कोशिश कर रहे थे कि मैं नर्वस ना हूँ। ज़ाहिर है मुझे वो टीवी पे भी देख चुके थे, लेकिन उस वक्त मुझे पता चल गया कि मैं पहले देखता था कामरान जिलानी कर रहे हैं, सभी कर रहे होते हैं, ज़्यादातर कर रहे होते हैं बड़े एक्टर्स। तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, पर मैं उसके बाद ऐसा भागा वहाँ से, पलट के नहीं गया, मुझे लगा नहीं कि मुझे जाना चाहिए। सही बात है, बहुत मुश्किल काम। अच्छा मैंने भी मतलब शुरू में की है, कुछ इंग्लिश फिल्में की थी मैंने, नदीम असद के साथ की थी कुछ मैंने, फिर कुछ और दूसरे के ग्रेस बुक का प्रोग्राम आता था, जियो सुपर से आता था, उसमें कुछ था वो काफ़ी बीना बेंजामिन के साथ वो प्रोजेक्ट उसके पास था जियो का, वो उसके साथ किया, फिर उसके अलावा कुछ और की। तो डबिंग मैंने करता रहा, मगर ये कि अच्छा मेरी डबिंग होती थी, मगर बात है कि वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने कहा ये इतना टाइम देना, टाइम ज़रा मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वहाँ पर 8 घंटे 6 घंटे शिफ्ट होती है पूरी, तो शिफ्ट मैंने वो फिर मतलब पीछे से बिल्कुल सारे काम जो है वो लेस हो जाते हैं। अब हम जो है वो उन 8 घंटों में 8 काम लेके चल रहे होते हैं। अब उस 8 घंटे में 8 काम चल रहे होते हैं हमारे, अब वो एक काम के चक्कर में 7 काम रह जाते हैं, मगर वो 7 काम फिर जब वहाँ से निकलते हैं वो बाकी 7 काम का वक्त नहीं होता। तो वो फिर मैंने कहा नहीं यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खैर बहरहाल जी हम चलते हैं अपने, एक बार फिर जो अपने फ़ोन कॉल्स की जानिब चलेंगे, और नूरुल एंड नवीद का वैसे सलाम आपको और हमारे मेहमान को भी सलाम जी। और ये मेरी बेगम का मैसेज है, मलिया अफराज। अच्छा मलिया का, ये मलिया, अच्छा ये अच्छा क्या देखिए कितना प्यारा मैसेज दिया, क्या प्यारा भाई। अब इनका प्यार आपके लिए तो और कहाँ जाएगा भाई। अब देखिए मतलब अच्छा ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप फील्ड में अगर है ना, अगर आपको घर से वो तमाम चीज़ें घर में आपके सपोर्टिंग हो सारे और सपोर्ट करने वाले हो, तो फिर आप बाहर बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करें, वालदेन हो गए, बेगम हो गई, अम्मी बहन भाई, ये तमाम लोग सपोर्ट नहीं कर आपको, और बाहर आप काम करने निकल जाएं और आप उनको सब कुछ मतलब नाराज़ करके बाहर निकले, और वो तो आप काम कर नहीं पाते सर, क्योंकि जहन तौर पर आप डिस्टर्ब होते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ दे नहीं पाते, जो चीज़ आपको वहाँ देनी है, जो एक्सप्रेस करनी वो कर नहीं पाते, क्योंकि जहन आपका डिस्टर्ब होता है, मुंतशिर होता है वो कि यार तो क्या बेगम पता नहीं यार अजीब देखो यार मुझे छोड़ गया था, वो मान के पता नहीं क्या सोच रही हूँ, क्या कह रही हूँ यार। अब जी हाँ यार, हाँ बिल्कुल यार भाई कहाँ सोच रहे हो यार वो डायलॉग, अरे हाँ ठीक है, दिमाग आपका बिल्कुल तो पीस होना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। मैं इस मामले में बड़ा लकी हूँ कि मेरी जो वालदा हैं और मेरी जो वाइफ हैं उनकी तरफ से मैं बड़ा रिलैक्स होता हूँ। असल में मेरी जो वाइफ है वो भी जॉब करती है, तो ज़ाहिर है जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में है तो वो बेहतर समझती है, बहुत जानती है। तो जब वो घर आती हैं तो वो उनके दिमाग में इतना चल रहा होता है जॉब से रिलेटेड, तो दूसरी चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता, जो मेरी गलतियाँ होती हैं वो भी छुप जाती हैं उसी में। नहीं वो फिर आपस में पता क्या, जब दोनों अगर प्रैक्टिकल लाइफ में है ना तो फिर वो अंडरस्टैंड करते हैं, पता है कि यार कि बाहर के मसाइल क्या होते हैं सब कुछ होता है, और ये ज़रूरी है बड़ा। अच्छा मेरे भी अल्लाह शुक्र है कि मैं तो मेरी आधी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजरी है, मतलब रेडियो पे इतने साल हो गए मुझे, और रेडियो के साथ साथ मैं दूसरे काम भी करता हूँ, मैं मतलब एक्टिंग भी करता रहा हूँ मैं, और डायरेक्शन भी करता रहा हूँ, टीवी पे भी काम किया मैंने, अखबार में भी काम किया मैंने, तो सब चीज़ें, तो वो मुझे कभी घर से मसला ही नहीं हुआ। मतलब
घर वालों को मैं फ़ोन करके बताता हूँ मैं कब आऊँगा। सही सही घर से फ़ोन नहीं आता कि आप कब आओगे। सही सही। तो मुझे नहीं मेरी जो वाइफ है मुझसे पूछती ज़रूर है कि कब आ रहे हैं हाँ, कब तक, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मुझे फोर्स करके बोला जा रहा है अभी तक वहाँ हैं। हाँ इस तरह से ये होना भी चाहिए। चले भाई, बेस्ट ऑफ लक। हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा खुश रखे और माशाल्लाह आपकी जोड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे और इसी तरह मोहब्बत कायम रहे माशाल्लाह। तो अच्छा, इनके बाद जो है फिर मेहर रहमान का मैसेज है कि आवाज़ में इतना सोज़ गुदाज, उफ क्या है आपकी आवाज़ के लिए आपने जो गाया है। हाँ। तो वो कह रही आवाज़ में इतना सोज़ गुदाज, उफ ये अब लोगत ले आए जल्दी से ये है सोज़ गुदाज, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, बड़ी सॉफ्ट, बड़ा एक अच्छी आवाज़ जिसको कहना चाहिए, दिल को समाज को लगने वाली आवाज़। ये कंफर्म कर लें कि ये इसी की बात कर रहे हैं जो गाया मैंने, कोई और गाना सुना आप? तो कोई और किसने गाया यहाँ पर? हाँ वाकई इतनी देर से कोई गाना नहीं बजा। गाना नहीं बजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर मेरी बात हो रही है। और उसके बाद रक्षंता ताहिर कहती है नाइस माशाल्लाह। और फिर आपकी बेगम ने भी कह दिया आमीन जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू भाई, अल्लाह ताला हमारी दुआ हमेशा आपके साथ है। क्या बात है। और अब तो मलिया आपको तो पता ही होगा कि अब जब यहाँ आके हमें जब कंफर्म हुआ तो ये तो फिर यूँ समझ लें कि हमारे जो बच्चों की तरह निकला है, हमारे छोटे भाई और बच्चों की तरह निकला है। इसलिए कि मेरा तो बहुत पुराना रहा है बिल्लू भाई से, तो माशाल्लाह वो तो भाभी ने फिर हो सकता है बताया भी होगा कि वो तो फिर आपकी खाला ने जितनी खुश मेरी खाला हुई है ना, आपको बता नहीं सकता। इतनी एक्साइटेड हुई, उन्होंने मुझसे कहा मेरी बात जरूर करा। नहीं मैं बता रहा हूँ, आपने मुझे बताया तो आपने देखा मैं एकदम हैरान है ये कि मैंने कही, और आपने जब बताया तो मैंने देखा नाम कौन सा लिया, वरना मैं बता रहा हूँ बिल्लू भाई तो मतलब वो बिल्लू भाई वो भी हैं, उनके अलावा एक और भी हैं, 3 मतलब मेरे जहन में नाम है जो मेरे मतलब दोस्तों में है जानने वाले। लेकिन मेरा टैलेंट देख के आपको उन्हीं का नाम याद आया, आपने कहा ये बस उन्हीं से हो सकते हैं। आपने जब लिया मैं फ़ौरन वही नाम लिया, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे। मगर वो ख़बर जो है बड़ी आपने दर्दनाक दी कि वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरी उससे जब मुलाकात हुई थी जब तो माशाल्लाह थी, मगर थोड़ा हल्का फुट के तो वो बीमार चलते रहते थे, क्योंकि वो बस ज़्यादा ही वो उनका सिलसिला था, सिगरेट वगैरह ये तमाम चीज़ें। और ये असल ये सब चीज़ें वाकई बड़ी नुकसानदेह चीज़ें हैं। हम लोग तो बड़ा इंजॉय करते हैं कि यार कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, क्या हुआ यार 2-4 कशी तो मारने हैं, मगर वो कश बेसिकली हमारी ज़िंदगी को मुख्तसर कर रहा है उसमें। मेरी बेगम को आपकी सब बातें बहुत अच्छी लग रही होंगी और वो चाह रही होंगी कम से कम भी 1 घंटा आप इस पर बात करें। नहीं मैंने जो है मलिया बिल्कुल जो है वो इनको प्रोग्राम से पहले भी मैंने समझाया है, इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें। और जो है अफराज माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह समझदार और बड़ा फर्माबरदार बच्चा है ये, और यकीनन यहाँ से जाने के बाद मेरी बात को सोचेगा ज़रूर, इंशाल्लाह सोचेगा। इसलिए कि पता क्या ये होता क्या अफराज, ये मैं ये आपके क्या साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये तमाम जो ये शौक़ रखते हैं ये कि ये चीज़ आपको अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, मगर धीरे धीरे पता हम ये वो चीज़ है कि जो हम पैसा खर्च करके ना खुद अपने आप को और ज़्यादा जो अपनी कहते हैं खुदा न खास्ता अपनी मौत तकलीफ़ खरीद तकलीफ़ अपनी मौत को करीब ला रहे होते हैं खुद पैसा खर्च करके, कि वो डोरी डाल के खुद जो है वो और उस पतंग को अपने पास ला रहे होते हैं कटने की। पूरी कोशिश होती है कि मैं कभी भी इसको स्क्रीन पे भी प्रमोट ना करूं। आप इसको अपनी रियल लाइफ में प्रमोट ना करें, स्क्रीन को तो छोड़ दें, आप स्क्रीन को तो छोड़ दें, स्क्रीन पर तो आप वो अलग छोड़ दें, मगर आप रियल लाइफ से आप इसको मेरी बस ये आपसे इल्तिजा है, ये एक आप बड़ा भाई समझ रहे हैं या आप अपना बड़ा समझ रहे हैं, जो भी समझ गए, मगर एक अल्लाह ताला। बहरहाल मलिया आप जो है इनका ख्याल रखिएगा। मैंने इनको आसिफ इकबाल हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, बहुत प्यारे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये बड़े पुराने दोस्त हैं, मतलब उस दौर के जब स्टेज पे हम काम किया करते थे, स्टेज ड्रामे और स्टेज शोज़ वगैरह जो मैं करता था। तो आसिफ इकबाल अब जो है ये यूके में होते हैं, यूके में, और कहते हैं सजाद अली का कोई साहिल सुनवा दे। देखिए 7 समंदर पार जाके भी लोग आपको भूले नहीं, हम न भूले तुझे, सारी दुनिया ने हमसे कहा भूल जाओ बेवफा हो बेवफा, इनको मैं यही कहता हूँ वो बेवफा। अच्छा आपको वो आता है ये हर जुम तेरे याद भूला था नहीं सजाद अली का? नहीं मुझे बस बड़े गिने चुने सिलेक्टेड गाने आते हैं, क्योंकि मैं अच्छा कोई नेशनल सॉन्ग आपको है या? नेशनल सॉन्ग मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे ज़रा निकालना पड़ेगा गाना, मैं कोशिश करके निकालता हूँ, मैं बजाता हूँ। हाँ निकालें कोई ज़रा नेशनल सॉन्ग अच्छा है, ज़रा सा कोई भी अच्छा सा नेशनल सॉन्ग जो आपको अच्छा लगे। सानू भी चंगा लग जाए तो फिर और भी गाले चंगी। तो जब अच्छा उसके बाद जो है
मलिया भाई, मलिया सर वाकई बड़ी गौर से मेरी बातें सुन रही है इस वक्त। कहती हैं कि टोटली एग्री सर, आई रिस्पेक्टेड, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बस आप इन पे नज़र रखिएगा और फिर जो है वो मेरा नंबर इसलिए कि मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि वाकई मैं इनकी चाबी कसूँगा मैं ये। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना मेरी बेटी को सुला दिया है, इसलिए ये बड़ी फोकस हो गया। तो अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो बच्ची मैंने देखी माशाल्लाह, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है आपकी। क्या नाम क्या उसका? मनाल रसूल। मनाल रसूल, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल की है वो? बस इंशाल्लाह अक्टूबर में 4 साल की हो गई। हाँ, मैं देख रहा था माशाल्लाह, बहुत प्यारी माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है उनकी जो है उम्र दराज करे और फरमाबरदार बनाए माशाल्लाह। और उसके बाद जो नुसरत जबी ज़िया कहती, क्या सॉन्ग की फरमाइश कर सकती हूँ? आप सॉन्ग की फरमाइश जो है वो देखें इस वक्त जो है आपको नुसरत जबी मैं अमूमन बताता हूँ कि जब हमारे मेहमान, हमारे गेस्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं तो मैं ये असल में कोशिश ही करता हूँ कि मैं म्यूज़िक शामिल ना करूँ, क्योंकि म्यूज़िक पता क्या, उसी के बदले कि कम से कम हमारे जो गेस्ट हमारे से बैठे वो हम उनसे कुछ फरमाइश करें, उनसे कोई गपशप करें, आपकी कॉल्स ले लें, तो ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाती तो बड़ा मज़ा आता है। वो वजह इसकी क्या होगा, गाने तो हम अब जब कोई गेस्ट नहीं हो, मैं जिस दिन चाहूँगा उस दिन मैं अकेला प्रोग्राम करूँगा, सारे म्यूज़िक, फिर तो वही होगा मैं उठी जामा हवा देना, तो फिर तो बहुत अलग ही मज़ा होता है। और उसके बाद जी जनाब फिर से हमारा अच्छा जी ये हेलो सर, अपने गेस्ट से कहें कि हमें कोई अच्छा सा नगमा ज़रूर सुनाएं। महविश अहमद कहती हैं ये, कोई अच्छा सा नगमा जी, अच्छा सा नगमा कौन सा आप सुना सकते हैं हमारे गेस्ट साहब? अच्छा, एक और गीत के? हाँ, एक और गीत। मैं तो खुद भूल जाता हूँ मैं क्या गाता हूँ, क्या गा दिया मैंने। चले एक गाना और करते हैं। चले एक काम करते हैं, एक काम वो आप नहीं भूलेंगे, एक खूबसूरत सा गाना अपनी बेगम के नाम करें, अपनी बेगम को डेडिकेट करें। चल, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है ना, तो ये एक चिकन में 2 मजे हो गए। हाँ। एक तो हमारी जो है वो भाभी खुश हो जाएंगी क्योंकि बेसिकली ये उनको डेडिकेट आप कर रहे हैं, और उसके साथ हमारे लिसनर जो उनके लिए हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, चलिए गुड जी। आँखों से जब भी हो तेरी आँखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, के दिल हारे पुकारे तुझे, मन जारे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गारे संग रे। जिंदगी लागे जज़ा, तेरा साथ हो ये जज़ा लागे सज़ा, तो बढ़ते जाए रस्ते सारे, दुनिया पीछे हम हैं आगे, के दिल हारे पुकारे तुझे, मन जारे मना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गारे संग रे। और मेरे
जुदा धूप में वो पिघलते कहाँ थे। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे भाई, बहुत वाह वाह वाह, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, वाह बहुत खूब भाई। आप देख लें। और अली जान, थैंक यू वेरी मच भाई, आप हमारे साथ है, कहते हैं हमें ना भूल जाना, हम आपको कभी नहीं भूल सकते, बेवफा लोगों को कभी नहीं भूलते, लोग हमेशा वफादारों से ज़्यादा याद रहते हैं, तो आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। और असलम शाही साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं नॉर्वे में, नॉर्वे और के शहर ऑस्लो में होते हैं ये, और वहाँ से हमें देख रहे हैं कि मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और आपके मेहमान को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और इसके साथ साथ जो है जनाब नुज़रत जबी का मैसेज है कि शोभी भैया अफराज से ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, नेशनल सॉन्ग है, सुना कभी आपने? ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे, है ये याद है? हाँ ये याद है, लेकिन इसके कॉर्ड्स नहीं आते भाई, तो मैं तो बड़ा ही गिने चुने गाने, मैं भी नेशनल सॉन्ग ही निकाल रहा हूँ, मुझे अगर मिल जाए। कौन सा निकाला? जज्बा जुनून। हाँ, मतलब जिस तरह का आपका मूड है हाँ, गिटार पे वो जज्बा जुनून वहाँ फिट होगा जाके, तो वही कोशिश करता हूँ मैं गाने की। बिल्कुल तो बिल्कुल मिल जाए मुझे बस। नहीं तो सलमान को हम यूएसए फ़ोन कर लेते हैं। हाँ, उनसे पूछ लेते हैं क्या कॉर्ड्स। वो भाई वैसे बेसिक कॉर्ड्स तो उसमें मिल गए हैं, बाकी अच्छा चले जी। जज्बा जनो तो हिम्मत नहा। अच्छा ठीक है, चले जी नेशनल सॉन्ग इस वक्त जो आपको सुना रहे हैं और वो है जज्बा जनो तो हिम्मत ना हार। अच्छा, क्योंकि मैं पहली दफ़ा गा रहा हूँ तो कोई गलती हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जस्तुजू करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त भाई, माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बड़ा चैलेंज से कम नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैंने गाना मगर चैलेंज आपने बड़ा खूबसूरत चैलेंज आपने भाई,
हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ गुड जी गुड मोगैम्बो खुश हुआ बेहतरीन। मोगैम्बो खुश होना चाहिए चलो, मतलब मोगैम्बो की जमीन नहीं खुली है मतलब ये। सही बात है जी। वक्त जो है वो 2:40 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਕਿ ਚੱਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। आने से पहले चले गए जानिब, तुम्हें किसने कहा था जाने के लिए। चले जी एक बार फिर चलते हैं कॉलर की जानिब, देखते हैं। और नंबर जो आपको मैं बताता चलूँ एक बार फिर कि अब मैं डायल कर सकते हैं 021 आप मिलाएंगे अगर पाकिस्तान से मिला रहे हैं 021 मिलाएंगे, उसके बाद 11111 पाकिस्तान से बाहर से अगर कॉल करना चाहते हैं तो आप मिलाएंगे प्लस या 009221111 आमिर राव साहब इस वक्त हमें देख रहे हैं और आमिर राव साहब जो है वो इस वक्त कनाडा से हमें देख रहे हैं। आमिर राव साहब आपको वेलकम कहता हूँ। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, गुड होंगे, गार्डन होंगे। और निमरा इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं। निमरा खान कहती हैं कि है आई एम ए बिगेस्ट फैन ऑफ हिम और मैं इनकी छोटी सी ज़िंदगी से फ़ैन हूँ और ही हैज़ डन एंड ग्रेट जॉब विद हिज करेक्टर। थैंक यू सो मच निमरा खान, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई खुल के मैसेज लिखा है उन्होंने, खुल के लिखा है। और उसके साथ साथ उसामा इकबाल कहते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जी। और नुसरत जबीर कहती शोभी भैया ज़बरदस्त, आप ही सुनाते हैं। अच्छा मैंने वो गुनगुनाया तो कह रही आप ही सुना दें। वो ज़मीन की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। बिल्कुल। मैं आप बेफिक्र हैं, मैं हो सकता है कि मे भी कि 14 अगस्त क्योंकि 13 और 14 को हो सकता है वो बिज़ी होंगे। इफ्राहिम साहब जी, इफ्राहिम साहब ने गाया वो। और इफ्राहिम साहब शायद आपने नाम सुना या उनको देखा भी हो इफ्राहिम साहब को। मोहम्मद इफ्राहिम साहब हमारे मतलब मुल्क के वो एक ऐसा असासा है और ऐसे फ़नकार हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मिली नग़मे गाए। बिल्कुल, मतलब ये तारीख़ है ये पाकिस्तान की। और वो मोहम्मद रफ़ी साहब की मतलब रियल एक जेन्युइन शागिर्द है मोहम्मद रफ़ी साहब के। अच्छा ये नहीं पता था। मोहम्मद रफ़ी साहब के शागिर्द भी हैं और सबसे ज़्यादा मिली नग़मे इब्राहिम साहब ने गाए हैं। और ये गाना उन्हीं ये गाने बहुत सारे उन्होंने गाए, बेशुमार मिली नग़मे गाए, मगर ये गाना उनकी पहचान बना हुआ है। ये ज़मीं की गोद रंग से भरे उमंग से भरी रहे, खुदा करे ये आगे देखो वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहे मुझे कि दूसरे मिसरे में क्या थी, मगर बड़ा खूबसूरत नगमा। और मैं इफ्राहिम साहब से बात करूंगा, मैं कोशिश में हूँ कि वो उनको मैं लेकर आऊँ। और मैं भी हो सकता है कि मैं हफ्ते को अगर आप मेरा प्रोग्राम जो आता है दोपहर को आता है वो 3 शाम को, बल्कि 3 बजे से 5 बजे, उसका नाम है मुलाकात। तो हो सकता है मैं भी उसमें इफ्राहिम साहब हो मेरे साथ, मैं भी कंफर्म नहीं है, मगर इफ्राहिम साहब को, वरना फिर पीर या पीर को 13 तारीख होगी और मंगल को 14 अगस्त होगी। तो इन दोनों में से हो सकता है किसी दिन अगर वो फारिग हुए तो वो ज़रूर मेरे साथ होंगे। फिर आपको मैं इफ्राहिम साहब से बहुत सारे नगमे सुनाऊँगा, मिली नगमे और ख़ास तौर पे। और उसके साथ साथ यूँ करते हैं हम चलते हैं लाइव कॉल की जानिब, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जन इमरान साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल, ये मेरा बस समझ लें आप दूसरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और शोभी भाई जो हैं उन्होंने बड़ा कोशिश की हुई है कि मामला मेरे संभाल ले। अच्छा जी, ये हुआ और हिना। अच्छा ठीक है, ओके इंशाल्लाह। ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़। चलें एक और कॉल के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? सॉरी सईद भाई कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कैसे, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? सर ये कमाल जमाल और सारे शमाल सब जमा है मेरे पास। असल में बात पता है क्या है सईद भाई, मैं बताऊं कि बस अल्लाह का कुछ फजल है, कुछ अल्लाह की इतनी रहमत है कि सब मोहब्बत करते हैं मुझसे, बस ये मैं तो ये कहता हूँ सभी।
बस ये सब मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत से जब आप मोहब्बत से देते हैं तो बस आ जाते हैं बस। आमीन आमीन। नहीं, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, असल में सुनने वालों को भी इसलिए इज्जत देनी ज़रूरी है कि मेरी पहचान ही इन सबसे, आप सबसे तो मेरी पहचान है ना। जब अगर आप नहीं तो फिर मैं कहाँ से हुआ। जज़ाकल्लाह। बस वो ये कोशिश ही होती है, कोशिश यही होती है कि अच्छे लोग आ जाएंगे तो, और आप सब तक बस। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सईद भाई, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। जज़ाकल्लाह, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इस वक्त हमें जो है हमारे जो है पाकिस्तानी मिस्टर बीन, मिस्टर बीन, पाक बीन हमारे जो वो भी इस वक्त देख रहे हैं हमें। अरे वाह, जबरदस्त, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। मेरे ख्याल से ये वाले मिस्टर बीन ज्यादा अच्छे हैं उस मिस्टर बीन। हाँ, उनसे ज़्यादा अच्छे हमारे बीन ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं असल में इनको भी मैं लाने का सोचा, बस कई बार वो लाते लाते फिर असल में वो आसिफ भाई हमारे जो है, ये इनका नाम आसिफ ही है। अच्छा। तो कई बार होता है कि लाऊंगा, फिर वो दरमियान में असल में कुछ और लोगों से जो लाइनअप हुए हुए हैं उनके चक्कर में जा रहे, फिर पीछे रह जाते हैं। मगर इनको मैंने आसिफ भाई को लाना है बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, आप इस वक्त हमें देख रहे हैं। और इस वक्त जो है हमारे जो पाकिस्तानी मिस्टर बीन जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, जज़ाकल्लाह। शादी शाह कहती है, वॉच एंड लिसन टू योर शो ऑल दी टाइम, ऑल दी वे फ्रॉम बाल्टीमोर, USA। ग्रेट जॉब, थैंक यू वेरी मच शादी शाह। USA में देख रही हैं, देख रही हैं, और बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष हैं। और शाहज़ शाह आपके लिए थैंक यू वेरी मच जी। और उसके साथ जो है हम चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलें। बस बहुत शुक्रिया भाई, आपने नाम बताने के लिए इतनी जहमत किया आप। देखिए इस तरह के भी फैन हैं, देख लें, उनका फर्स्ट था वो आके आपको बताएं, उन्होंने बताया कि अपने काम पे चले गए वापस। हाँ, उन्होंने कि मैं सुन रही हूँ भाई आपको, ओ भाई सुन लिया ना, मैं सुन लिया हूँ तेरे को। अच्छा भाई, बहुत सुन किया भाई आपके शेख हमान, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम, आपका नाम? कायनात, ये बहुत वसी है, कायनात बहुत वसी है, बहुत वसी कायनात है अल्लाह की, है ना? बेशक। बहुत क्या हो रही है? खुशी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रही है भाई। तो जरा थोड़ा सा लाउड बात करें, जरा सोती हुई आवाज से नहीं है, थोड़ा। थैंक यू सो मच कायनात। कायनात क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं? क्या रिजल्ट में क्या आएगा? क्या आएगा रिजल्ट में? अच्छा ही आएगा। ये आपने ही हटा के अगर कहें कि अच्छा आएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा नहीं आएगा, नहीं लगता। हमको लगा कि अगला सवाल पेपर से रिलेटेड पूछ लेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। मैंने कहा फोन काट लो। अल्लाह अल्लाह, क्या होता है, क्या इस तरह भी होता है, इस तरह के कामों में? पता इन्हीं कामों के लिए सही ये सब होता है, बस इन कामों में ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोई है? कोई नहीं है यार। कोई, इतने सारे हमने कितने प्लेस किए अब तक आपने? वैसे अंदाजा नहीं? शोभी भाई मुझे तो याद भी नहीं है। एक अंदाजा 100, 50, 100, 150? इतने तो खैर नहीं किए मैंने। इतने कर लिए होते तो खैर मैं अब तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके घर बैठ जाता। मेरे ख्याल से 25 के करीब तो कर लिए होंगे, 25-30 तो कर लिए होंगे। हाँ। इन सब में कोई ऐसा या कुछ ऐसे डायलॉग जो आपको आज तक याद हो, जो कहते हैं यार ये क्या डायलॉग, क्या जबरदस्त डायलॉग थे? मैंने एक प्ले किया था। कौन सा? उसका नाम था रिंस, और उसमें एक कैरेक्टर था। उसका एक डायलॉग था, वो एक खातून घर में आती है फर्स्ट टाइम, तो वो कहता है कि अगर चेज़ गोशे खलवत में
लवाज़ में मेहमान नवाजी के अफराद नहीं, ताहम यूसुफ सानी के मनसब को मलूस रखते हुए मैं ये नहीं चाहता कि ऐसी तरह दर खातून की खिदमत में मुझसे कोई मोदबाना कोताही ज़रदत हो जाए। इसे महज आप अपने हैरत अफरोज़ मौजूदगी का पढ़ते हुए बरकिश्ता तसव्वुर फरमाइए। वो शायर क्या खूब कह गया है, न क्यों कर दास्तान दिल परेशान होकर रह जाए, आपके जुल्फ़ से परेशानी की परेशानी नहीं जाती। इसमें बहुत सारी गलतियां भी की हैं, मैंने याद नहीं है, लेकिन ये वो डायलॉग था जो मुझे बड़ा क्या यार, ये तो इसने पूरा ये फ्लर्ट किया है और बड़े और इतना अदब में और रह के इतने फ्लर्ट अदब किया में तो उसने। लखनवी अंदाज का फ्लर्ट था ये, बिल्कुल कि पूरे अदब मौदबाना गुजारिश के साथ और हाथ पांव बांध के बहुत कुछ बिल्कुल बोल दिया उसने हाँ कि बिल्कुल। वो लुगत खोले तो हाँ। पीटना शुरू कर दे कि तुमने क्या बात की है मुझसे। ये इसके अलावा कोई आसान सा डायलॉग जो सभी समझ में आ जाए, ये तो अब हमारे जितने सुनने वाले बेचारे लोग खोल के बैठ गए होंगे ये देखने के लिए। हाँ बिल्कुल। इसके उर्दू ज़बान में ये इतना ज़ौक़ है और इतना फ्लेवर, इतना मज़े के ज़बान है ये कि आप उर्दू जबान लश्करी जबान है, इसमें तमाम जबानें मिक्स हैं, इसमें हाँ बिल्कुल मिक्स है, तमाम जबानें मिक्स हैं। अरबी है, फ़ारसी है। हम गिलास कहते हैं, गिलास गिलास उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं, हाँ बिल्कुल। मतलब अब हम कहते हैं यार गिलास देना, गिलास बेसिकली है क्या गिलास? हम तो गिलास जो गिलास कहते हैं वो तो पानी पीने के बर्तन हम कहते हैं गिलास कहते हैं, जिसे पानी पीना है, बिल्कुल। मगर वो इस गिलास का मतलब वो गिलास होता नहीं है, हाँ बिल्कुल। मगर हम वो गिलास कहते हैं। गिलास कर रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ हैं। आप गाना सुनाएं आज मुझे, आपने कहा आप गाना गाते हैं, आपको आज गाना गाना है हमारे साथ। मैं मतलब मैं गाता था मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शायद मैंने तो बताया कि मेरी इस फील्ड में जब इब्तिदा हुई, मैंने इस फील्ड में जब मैं आया हूँ, मैं पहला तो मैंने पहला जो काम किया तो मैंने ये हॉलो गिटार ही लिया था मैंने, पहला मतलब जिंदगी में 80s में जो पहला काम मैंने किया था वो यही किया था। और आप तो शायद नहीं जानते होंगे, उस वक्त जो एक बहुत अच्छे हमारे उस्ताद थे जिनसे मैंने ये सीखना शुरू किया था वो थे ज़फ़र बॉबी साहब। ज़फ़र बॉबी साहब पंजाब के माशाल्लाह लाहौर के थे और बड़ी 6.5 फीट उनकी हाइट थी और बिलाइंड थे वो। अच्छा। बिलाइंड थे वो, और वो मतलब कमर्शियल की दुनिया का एक बड़ा चमकता हुआ सितारा थे वो। तो उनसे मैंने गिटार सीखना शुरू किया। अच्छा, गिटार के साथ साथ फिर मैंने जो है वो कॉन्गो बजाना शुरू कर दिया। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो कॉन्गो तो मतलब बहुत बजाया मैंने। कॉन्गो के साथ साथ फिर मैं जो है ड्रम भी बजाने लगे। फिर झनकार का दौर है, मैंने झनकार भी बजाई जो है वो उसके साथ रिदम मशीन और पैड के साथ जो तो वो भी किया। सिंगिंग भी की, स्टेजों पे किया, ऑर्गेनाइज किए, फिर स्टेज ड्रामे किए 90s में जो स्टेज ड्रामे भी किए। फिर जो है वो एक इब्राहिम राज काका होते थे मेमनी, उनके साथ भी मैंने स्टेज पे ड्रामा किया। अच्छा, मतलब ये भी 90s की बात है। सही सही। इब्राहिम उमर राज शरीफ के साथ कभी नहीं, उमर भाई के साथ कभी इत्तेफाक हुआ नहीं मेरा करने का, मगर उनके साथ एक बार चमकीला के साथ मैंने किया। फिर जो है लाका सोल्जर, शुरू में लाका सोल्जर से मरहूम उनके साथ भी किया। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों के साथ किया। मेमनी ड्रामे, मेमनी ज़बान में ड्रामा किया। मेमनी आती नहीं थी मगर मेमनी ज़बान में ड्रामा किया, बड़ा अच्छा रहा वो। मतलब ये स्टेज के थे। अच्छी स्टेज का बता दो ना कि मैंने स्टेज का तजर्बा भी मुझे रहा, मगर स्टेज का तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल, स्टेज की बात ही अलग होती है। स्टेज पे जब आप काम कर लें तो फिर आप कहीं स्टेज हो गया, रेडियो हो गया, ये आप जब यहाँ से गुजर जाएंगे ना आप, तो उसके बाद फिर आप कहीं मार नहीं खा सकते, नहीं कहीं नहीं। और इसकी भी एक एडिक्शन है, तो लाजमत है ये ऐसा आपको उसके अंदर इन्वॉल्व रखती है ना कि आपका दिल नहीं चाहता उसको सुनने का। मैं अब बता रहा हूँ कि मैं इस रेडियो से पहले दिन से वाबस्ता हूँ। मैं 95 से जब मैंने ज्वाइन किया, मैं उस वक्त से इस रेडियो के साथ वाबस्ता हूँ। चाहने के बावजूद कभी नहीं छोड़ पाया मैं इसको, देखें चाहने के बावजूद। कितने साल हो गए आप? तकरीबन 24 साल हो गए इस रेडियो को। और मुझे 24 साल में बच्चा जवान हो जाता है, आप देखें। आप खुद सोचें कि हाँ, आप एज कितनी है आपकी? 34। तो ये आपसे पहले का मतलब आपके पहले से आप जब माशाल्लाह पैदा हुए होंगे। मैं बता रहा हूँ जब बिल्लू भाई से मेरी रही है वो, और उस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक रहा है। रईस से पहले मैं रेडियो पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक रहा। सही सही। मतलब रेडियो पाकिस्तान कराची से तो वो एक अलग था कि मैं उस पर आउटसोर्स, मेरी आवाज़ बहुत चलती थी आउटसोर्स प्रोग्रामों के जरिए। निसार मेमन साहब जो कंट्रोल रिटायर हुए माशाल्लाह, अभी कुछ लास्ट 2 महीने पहले मेरी उनसे एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई। पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब वो प्रोड्यूसर होते थे तो उनके साथ मैं काम करता था रेडियो पर। तो मेरी आवाज़ रेडियो पाकिस्तान कराची से सुबह दोपहर शाम चल रही होती थी। जब तो FM का दौर ही नहीं था। FM तो फिर 95 में FM आया, तो बस उस वक्त आगे फिर हमने भी ऑडिशन दिया। अच्छा, हम भी यही मौजूद थे, हमसे भी पूछा ये
हम चुप रहे हम रो दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। लेकिन तो आप वो- उन लोगों में से हैं जो अभी आरजे कर रहे हैं, ये स्टाइल आप लाए? ये शुरू का सर हमारा शुरू से मतलब शुरू से ही, और शुरू से क्योंकि इससे मैंने पहले बड़े ही अदब में रह के रेडियो होता था ना, वो तो बहुत मतलब कि अब हम आपको हाँ, सुनाएंगे। वो असल में पता है वो रेडियो थोड़ा सा वो रेडियो था, ये रेडियो लाइव रेडियो आ गया ये बड़ा casual way में। हाँ ये एफएम जो है ये थोड़ा कैजुअल हो गया ना ये, मतलब बिल्कुल कैजुअल, इसमें वो नहीं कि वो बिल्कुल ये रेडियो पाकिस्तान है। एग्जैक्टली वो चीज़ आप लोगों ने आके हाँ मतलब हाँ, वो खत्म हो गई वहाँ पर। अच्छा वो लाइव नहीं होता था, वहाँ रिकॉर्डिंग थी, वहाँ लाइव नहीं था। वहाँ पर तमाम जितने प्रोग्राम होते थे सिवाय मतलब एक अनाउंसर के, वहाँ कुछ भी लाइव नहीं होता था। अनाउंसर एक होता था, जो अनाउंसर भी कभी कभी बहुत कम इंसान वो लाइव होते थे, अनाउंसर भी जो रिकॉर्डिंग चल रही होती थी जहाँ बजी 6 बजे, और अब आप प्रोग्राम सुनेंगे फौजी भाइयों के साथ। अब वो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग चली, वो शुरू हो गया। उसके बाद अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम, और अब हालात हजरा जिसमें हमारे आज के जो है वो तमाम के बारे में, कराची के बारे में आप सुनेंगे, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग चलती है। अब हमारे यहाँ जब ये रेडियो शुरू हुआ तो ये लाइव रेडियो था ये। यहाँ पर मतलब हम बात कर रहे हैं, लोग हमें कॉल कर रहे हैं, और वो भी मतलब जब भी हमसे बात हो रही है दोनों मिलकर बात कर रहे हैं, और दोनों की आवाज़ रेडियो बजा रही है, दुनिया सुन रही है। लोग ट्रैफिक में फंसे हुए वहीं से मोबाइल से कॉल कर रहे हैं हमें, यहाँ से हमने उनको लाइव कर दिया, उन्हीं की अपनी आवाज़ रेडियो पर दुनिया तक पहुँच रही है कि जिस वक्त मैं यहाँ फंसा हूँ और ट्रैफिक इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब ये चेंज है ये, तो ये चेंज हुआ, ये चेंज जो है वो इसके आने के बाद हुआ ये। तो थोड़ा सा फिर जो लोग कहेंगे ये क्या हुआ यार, मतलब लोगों ने फिर कैसेट्स, वो दौर सीडी कैसेट का था, कैसेट लगानी छोड़ दी, लोगों ने सिर्फ एफएम ही लगा लिया, उनको एफएम पे सब कुछ आता है। वो एक नई चीज़ थी ना उनके लिए। और स्टीरियो साउंड था, रेडियो पाकिस्तान से मोनो साउंड चलता था, वो मोनो था, और वो ज़्यादा इतना चलता नहीं था, फिर वो ख़त्म हो गया, तो वो रेडियो रहा ही नहीं हमारा। एफएम आया तो फिर वो गाड़ियों में चलना शुरू हो गया, और स्टीरियो साउंड के साथ लोग कहते थे यार ये यकीनन कोई ना कोई यार बड़ा साउंड ट्रैक चल रहा है। वो जब कहते क्या चल रहा है, एफएम चल रहा है यार, कहते रेडियो, तो ये रेडियो चेंज था। अच्छा, जैसे टीवी ड्रामों में रेटिंग का पता चलता है कि कितने लोगों ने ड्रामे देखे, ग्राफ मालूम होता है इससे, तो रेडियो का भी कोई हिसाब है कि आपको पता चलता हो कि कितना देखा जा रहा है? नहीं हमें पता था, हमें तो नहीं चलता, मगर एक रिपोर्ट होती बाकायदा, जो एक रिपोर्ट है वो जो मतलब हाफ ईयरली या क्वार्टरली या ईयरली रिपोर्ट जो आती है मिलती है, वो रिपोर्ट लेते हैं तो मिलती है, पता चलता है कहाँ उससे पता चलता है, मगर उसी से पता चलता है कि किसके शो ज़्यादा सुने जा रहे हैं, कौन से ज़्यादा, या फिर हमारी जो अपने तौर पे जो है लोग कहीं ना कहीं अपनी एक जो लोग फेसबुक के ज़रिए हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, जो इस तरह से पता चल रहा होता है कि एक आदमी ने सुना तो उसने आगे फॉरवर्ड किया, उसने आगे किया आगे, तो इस तरह पता चलता है कि कितना सुना जा रहा है। क्योंकि अच्छा उससे कंफर्म ये नहीं होता कि हम अगर हमारे पास हमने प्रोग्राम में जो है वो हमारे प्रोग्राम में 50 कॉल आ गए तो हम ये कहेंगे जी 50 ही लोग हमें सुन रहे थे, ये ज़रूरी नहीं है भाई 50 कॉल है तो हमें 85 ही लोग तो नहीं सुन रहे थे ना। बिल्कुल सुनने वालों की तादाद तो अनगिनत है, मतलब जो आपके प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं वो तो चंद ही लोग हैं जो कॉल करते हैं, वरना सुनने वाले तो बेशुमार लोग सुन रहे हैं। वो मतलब ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बहुत कहते हैं कि जी मैं तो 20 साल से आपको सुना था, आज पहली बार मैंने आपको कॉल की है, मैं 20 साल से सुन रहा हूँ आपको, जैसे अभी कॉल आई कि मैंने पहली बार आपको कॉल की है, मतलब वो सुनती तो कब से सुन रही होगी, कॉल पहली बार की है। तो ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बेशुमार, तो वो ज़रूरी नहीं कि अगर हमारे प्रोग्राम में मैसेजेस 50 मैसेजेस आ गए हम किसी 85 लोग सुने थे बस यार, या 20 कॉल आ गई हम 20 ही लोग सुन रहे थे, जिन्होंने 20 कॉल की बस 50 वो थे जिन्होंने मैसेज किया, 20 ने कॉल की तो 70 लोग थे। तो इसका मतलब 2 घंटे हमने 3 घंटे जो चिक बकबक की तो सिर्फ 70 लोगों ने सुनी, ऐसा नहीं है। मतलब कॉल करने वाले चंद लोगों, और फिर प्रोग्राम में आप कॉल कितनी ले लेंगे, मतलब 2 घंटे का आपका टाइम स्लॉट अगर आपको मिला है तो उसमें कितनी कॉल आप ले लेंगे, कितनी कॉल, क्यों आप अपनी बात भी कर रहे हैं, अगर मेरे साथ गेस्ट आप बैठे हैं तो फिर वो आपसे बात भी हो रही है, कॉलर को भी ले रहा हूँ मैं, तो वो कितनी बात होगी इसमें। तो लाजिम हम उस वक्त हमारी कॉल्स ही हम खुद ही कम ले रहे होते हैं, मैसेज लोगों को पढ़ रहे हैं वो भी कितने मैसेज पढ़ लेंगे, मगर सुनने वाले जो बेशुमार लोग होते हैं, मतलब उसकी कोई हम ये नहीं कह सकते यार इस वक्त हमें जो 20 लोग सुन रहे थे या 30 लोग थे या 100 लोग होंगे 200 लोग होंगे। अब एक चीज़ अगर देखें, अगर वो हमें यूएसए में कोई सुन रहा है, देख रहा है, अगर वीडियो है तो देख रहा है, वो देख रहा है, उसने खुद बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हमें वो लिंक मिलता है तो मैं अपने हम आगे पूरे 5,000 लोगों को लिंक सेंड कर देते हैं, सब देख रहे होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा मसला होता है कि हम इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि जी लिसनरशिप क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, कौन सुन रहा था यार, आवाज़ तो हमें पता ही नहीं चला, मैं आवाज़ तो कॉल ही नहीं आई कोई,
तो अब ये कभी भी कोई भी, मैं तमाम लोगों को कहूँगा, तमाम वो जो आरजेएस जो मुझे अगर सुन रहे हैं इस वक्त या वो प्रोग्राम मेरे देखें, तो आप कभी भी इस बात पे कभी दिल बर्दाश्त ना हो कि आपकी कॉल नहीं आई या कोई मैसेज नहीं आया तो आपको सुनी कोई नहीं रहा। बेशुमार लोग सुन रहे होंगे, मगर लाजमी नहीं को बेशुमार लोग आपको कॉल या मैसेजेस करें, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार कि कॉल करनी ज़रूरी नहीं, सुन के यार इंजॉय करें, मज़ा आता है सुन के, सुनने की भी एक वो सुनते सुनते कहते हैं यार कॉल करें। तो ये जो एक तसलसल है जो बना हुआ है वो कंटिन्यूटी, वो फिर कहते हैं ये ब्रेक हो जाती है, वो मज़ा नहीं आता, फिर टूट जाता है वो। तो ये सिलसिला हमारा, और 3:01 जो है ना, और जनाब ये माविश कहती है कि माविश अदनान कहती है बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं अफराज जी, थैंक यू। और शमीम अनवर का वैसे कि ये भी देख रहे हैं, बहुत ये भी हम भी देख रहे हैं आपका शो, बहुत अच्छा शो है, बहुत शुक्रिया। और मिस्टर बीन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, आप भी ठीक होंगे, सब ठीक होंगे। और तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहे। और अफराज आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ आखिर में कुछ सुना रहे हैं कुछ? चलें, बिल्कुल थोड़ा सा सुनाएं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है जी। आँखों में जो मस्ती कहती है दिल थाम लो, होठों से तुम मेरे अभी चाहत का पैगाम लो। ये नशीली हवा जो तुम्हें छू गई, मेरी हर सांस में बस गई, हो जाऊंगा दीवाना, यूं देखो तो नहीं, आंचल ना यूं गिरा, तड़पाओ तो नहीं, बस कह दो चुप ना रहो, अब तुम मेरा नाम लो, होठों से तुम मेरे अभी चाहत का पैगाम लो। चांद तुमको यही कह रहा है, सदा कह रही है यही चांदनी, मिलेंगे जाना तुमसे जमाना जो कहे, तुम प्यार बन गई हो, अब दूरी ना रहे, हो जाऊंगा दीवाना, यूं देखो तो नहीं, आंचल ना यूं गिरा, तड़पाओ तो नहीं। चलिए जी, ज़बरदस्त जी, बहुत खूबसूरत है। और अब जो है वो मैं प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त बयान पहुंचा है, और आपका शुक्रिया अदा करेंगे भाई, आप आगे इतनी रात को, सोने का वक्त था, खुद भी जाग रहे, बेगम को भी जगाया अपने इसी चक्कर में। अब जाके सोना है, क्योंकि मैं तो खुद 2 दिन से नहीं सोया। इस काम में तो ऐसे ही होता है, इस काम में ऐसे ही होता है, बिल्कुल। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, अफराज आप आए, बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको ज़िंदगी का कदम पर कामयाबी अता करें, हमेशा कामयाब रहें, खुश उम्र रहें, बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजरे इंशाअल्लाह ताला। और फिर गाहे बगाए आपसे मुलाकात भी रहेगी, और फिर आपको बुलाते भी रहेंगे, कुछ ना कुछ और अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल रब्ते में रहेंगे। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके साथ जो है अब जो है वो आपको तक के वक्त आन पहुँचा है प्रोग्राम के इख्तिताम का, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप बिल्कुल अपनी दुआ में ज़रूर मुझे याद रखेंगे। और जाते जाते आपसे मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो ख़ास तौर पे मुझे बेशक भूल जाएं, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और क्योंकि उनकी तरबियत और उन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और आप मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, आवाज़ को पसंद करते हैं, ये सब आपकी मोहब्बतें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए अजमल शोभी को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से